मेरे फादर ये सैलून लाइन को उस टाइम पे 30 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो इस लाइन को बहुत अच्छा नहीं मानते थे। पार्लर वाली इस टाइप से मतलब यूज करते थे वर्ड्स। मुझे खुद ही नहीं पता मेरी जॉब लग गई। लोगों को इतने एक्नेस, पिंपल्स और ये चीजें होती भी नहीं थी। पॉल्यूशन नहीं होता, पॉल्यूशन भी नहीं था। सब लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। किसी ने किसी रील में देखा ये चीज पिगमेंटेशन खत्म कर देगी तो वो उसे यूज कर लेंगे। लेकिन अगर आप व्हाइट हेड्स के टाइम पर ही उसे निकलवा दोगे तो वो पिंपल बनेगा ही नहीं। ब्राइड्स इतनी स्ट्रेस में होती हैं कि उनको कभी कोई पिंपल नहीं निकला। अगर किसी का क्लीन फेस है उसको भी एक पिंपल हो जाएगा। किसी की अगर 1 या 1.5 महीने में शादी है या 2 महीने में, तो बेसिकली उनको अभी से क्या स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए ब्राइड्स के लिए? CTM, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये 3 स्टेप्स होते हैं। बीच में स्क्रबिंग भी ले सकते हैं। अगर हम ऑयली स्किन की बात करें तो आप कुछ सजेस्ट करो। लाल मसूर की दाल होती है, लाल मसूर की दाल को अच्छे से पीस लो। थोड़े से चावल लेके उसे पीस लो। उसमें थोड़ा सा लाल चंदन और एक आती है अम्बा हल्दी, आप उसमें अम्बा हल्दी मिला दो। ये मैं अपनी ब्राइड्स को देती भी थी। अभी तक 17 साल में मेरी किसी भी क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं मार्केट की बॉडी पॉलिशिंग यूज नहीं करती। कॉमनली ब्राइड्स सबसे ज्यादा गलती करती हैं, मतलब बिफोर वेडिंग। ब्राइड्स को सबसे ज्यादा ध्यान जो है अपनी ज्वेलरी का रखना चाहिए। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज ये होती है कि शॉपिंग भी करनी है, शादी का इतना ज्यादा स्ट्रेस भी है। ऐसा क्या खाएं कि जब वो बाहर जा रहे हैं कि उनका वेट ना बढ़े? वेट को लेके मैं बोलूंगी कि 6 बजे के बाद शाम को नमक बंद कर दो। अगर 1 मंथ है तो मैं श्योर कह सकती हूँ कि जो गाइडलाइंस मैं बताऊंगी अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आपका 3 to 5 kgs वेट कहीं नहीं 200% जाएगा। आपके अकॉर्डिंग एक लाइट मेकअप क्या होता है? देखो, अभी जस्ट रिसेंटली आप कैंसर से बाहर निकल कर आए, जब आपको पता लगा था कैसा फील किया आपने? मैं बहुत ही शॉक्ड हो गई थी एकदम से और बस चुप हो गई थी एक तरीके से। बीमारी तो कुछ भी हो, चलो ठीक है, जो भी था, बस उससे ज्यादा उसका ट्रीटमेंट हॉरेबल है। मेरा सपना था कि मैं एक बहुत सुंदर सा स्टूडियो बनाऊंगी और मैं अपनी एकेडमी चलाऊंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी लाइफ में कितनी भी परेशानियां आ जाएं, कितने भी तूफान आ जाएं, लेकिन वो कभी हार नहीं मानते। और ये जो स्पिरिट होती है ना उनके अंदर, ये बचपन से ही नजर आती है। वो लोग बचपन से ही कहते हैं कि मैं वो काम करने वाला हूँ जो कोई सोच भी नहीं सकता, या मुझे वो करना है जो दुनिया नहीं कर रही है। और हमारी आज की जो स्पेशल गेस्ट है उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने अपने लिए वो रास्ता चुना कि जो शायद उस टाइम पर, उस जमाने में जब बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग इतने एडवांस नहीं थे, अपने लिए कुछ यूनिक चुना। अक्सर हम सोचते हैं कि सक्सेस रिसोर्सेज और सपोर्ट से मिलती है, लेकिन असली वॉरियर तो वही होते हैं जो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ से अपना रास्ता बनाते हैं। और ऐसी ही आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं। उन्होंने अपने दम पर बिना किसी सपोर्ट के अपना $1 मिलियन मेकअप स्टूडियो खड़ा किया। और जब उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छे से सेटल हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा चल ही रहा था, अगेन फिर उनके सामने एक ऐसा चैलेंज आता है कि जो उनको हिलाकर रख देता है। फिर वो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से जूझती हैं। लेकिन वॉरियर स्पिरिट, जिनको उससे लड़ना आता है, अगेन वो अपनी उस बीमारी से जीतती हैं, लड़ती हैं और आज उसी स्पिरिट के साथ बहुत आगे बढ़ रही हैं और हजारों लोगों को ट्रेंड कर रही हैं। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं रुबीना वर्मा, जो खूबसूरत मेकओवर की फाउंडर हैं और एक बहुत ही सक्सेसफुल मेकओवर रन करा रही हैं। साथ में हजारों बच्चों को ट्रेनिंग भी देती हैं कि हाउ दे कैन बिकम अ सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलेटेबल फील करने वाले हैं। मैं चाहूँगा आज के इस एपिसोड में आपको जो भी चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी लगें हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दिस इज़ रुबीना वर्मा ऑन दी प्रभा डिस्कवरिंग रियलिटी। एंजॉय द एपिसोड। अच्छा, मतलब उस टाइम पर मतलब जब आप जॉब कर रहे थे, ऐसा होता था कि मतलब उतने मेकअप्स के लिए लोग आते थे 1996 में? और उस समय पर मेकअप्स का तो इतना कुछ ट्रेंड नहीं था उस समय? नहीं, ट्रेंड तो हमेशा से ही रहा है। अच्छा। मेकअप का रानी महारानियों के टाइम से भी रहा है। Okay. मेकअप का तो जैसे ये बात वगैरह होते हैं, ये रानी महारानी सब जैसे स्पा बोलते हैं यहाँ पे, तो तब वो फ्लावर्स वगैरह डाल के और बहुत सारे परफ्यूम्स रखे होते थे, तो काइंड ऑफ के वो परफ्यूम्स वगैरह से नहाती थी। तो ये सब चीजें, ये ब्यूटी का तो मतलब जन्म सिद्ध अधिकार समझ लो लड़कियों का, लेडीज का, लड़कियों का, जो भी है। तो ये चीजें तो शुरू से चलती आ रही हैं, तो इसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं है। अच्छा। बस थोड़ा थोड़ा ट्रेंड चेंज होता रहता है, चीजें चेंज होती रहती हैं। तो मतलब जैसे सभी हम लोग तो पढ़ते हैं, उस समय पर तो इतना
मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हुआ करती थी फैमिलीज़ को लेके। और एज अ वुमेन आपकी फैमिली ने सबसे पहली चीज़ तो कि अलाउ किया आपको, इवन मतलब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी, इट मीन्स कि आपने एकेडमिक्स भी बहुत अच्छी पढ़ाई की। वो सब कैसे, वो माहौल मतलब कैसा था फैमिली में? एक्चुअल में मेरे फादर ये सैलून लाइन को उस टाइम पे, जब 30 साल पहले की अगर हम बात करेंगे, तो इस लाइन को बहुत अच्छा नहीं मानते थे। अच्छा। लोग पार्लर वाली इस टाइप से मतलब यूज़ करते थे वर्ड्स, तो ये काम कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। तो मेरे पापा ने भी मुझे ये अलाउ नहीं किया था ओके कि आप कहीं जॉब करोगे, कुछ भी करोगे। तो वुमेन्स पॉलिटेक्निक महारानी बाग से मैंने 2 इयर्स डिप्लोमा किया इसी का। हाँ, जिसमें मेकअप, हेयर, ब्यूटी, कम्युनिकेशन टेक्निक। मतलब बचपन से शौक था मेकअप का और इन चीज़ों का। हाँ, फिर मैंने 2 इयर्स डिप्लोमा किया। तो उसके बाद जब मेरी जॉब लगी, मुझे खुद ही नहीं पता मेरी जॉब लग गई। मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर आ गया, मुझे यही नहीं पता कि वो ज्वाइनिंग लेटर है, क्योंकि मैं बीए सेकंड ईयर में थी तब। उस समय वैकेंसीज निकलती थी? हाँ, निकलती थी, न्यूज़पेपर में निकलती थी। और अच्छे से इंटरव्यू होता था, और उसके बाद आपको गवर्नमेंट स्कूल में 11th-12th के बच्चों को पढ़ाना होता था। अच्छा। हाँ, मेकअप्स के बारे में? मेकअप, लड़कियों को ओके। मेकअप हो गया आपका, ब्यूटी हो गया, हेयर स्टाइलिंग हो गया, मतलब जो कुछ भी हम इसमें पार्लर लाइन में होता है वो सब कुछ सिखाते थे हम लोग। और आपकी जॉब लग गई, आपको पता ही नहीं है? हाँ, पता ही नहीं। फिर मैंने अपनी टीचर को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा जाओ ज्वाइन कर लो। तब हम जब ना पारी रहते थे, तब गांधीनगर स्कूल में मेरी जॉब लगी थी। अच्छा। दिल्ली में। तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता था जैसे अपने एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ओके। क्योंकि बीए सेकेंड ईयर में मैं थी, वो 11th-12th के बच्चे थे। हाँ। तो ऐसा लगता था जैसे सब एक से ही हैं। लेकिन हाँ, बहुत मज़ा आया मुझे। आज तक भी वो फर्स्ट क्लास याद है अपनी, जब मैंने टीच किया था। नर्वस थी आप अपनी पहली क्लास में? बिल्कुल नहीं। अच्छा। नर्वस तो मैं कभी भी नहीं होती थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद आपका पैशन था, इसलिए। पैशन था, और बहुत जोर का पैशन था। जो ख़त्म नहीं हुआ है, ना ही होगा। लेकिन मतलब क्योंकि एक तो आपकी एज इतनी कम उस टाइम पर, और बीए में, और जब आप सेल्फ अर्न करने लगते हो, तो कॉन्फिडेंस भी मुझे लगता है एज अ वुमेन तो फिर और ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि लड़कियों को शुरुआत से एक उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा था इस माइंडसेट का कि डिपेंडेबिलिटी है। कैसा फील होता था तब? लगता था एकदम से अब इंडिपेंडेंट हो गई हूँ अब तो? एक्चुअल में क्या है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड मेरी मदर की साइड का थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। ओके। तो मैं शुरू से ड्राइव करती थी कॉलेज टाइम से ही। तो उस टाइम पे 800 रुपीज़ सैलरी मिलती थी स्कूल से। ओके। ठीक है, 2 स्कूल दे देते थे वो, तो 1600 रुपये महीना होता था। और मैं स्कूल गाड़ी में जाती थी। आप 2 स्कूल्स में पढ़ाती थी? हाँ, 2 उस टाइम पे ये होता था, आप 2 में पढ़ा सकते हो, क्योंकि कोई पार्ट टाइम है, तो हम 2 स्कूल में पढ़ाते थे। ओके। ठीक है, तो उस टाइम मैं गाड़ी लेके जाती थी, तो इतना तो मैं पेट्रोल ही फूंक देती होंगी जितनी मेरी सैलरी थी। बट लेकिन मेरा पैशन था, और मेरे फादर को भी स्कूल की जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके। तो बस उसके बाद शादी हो गई। शादी होके भी मैंने फिर जॉब की, बच्चे हो गए थे, और फिर उसके बाद फिर मैंने स्टूडियो एक छोटा सा अपने घर में ही खोला। ये था शुरुआत से कि अपना तो करना है शुरू। हाँ, स्टूडियो। हाँ, जॉब के साथ साथ ही आपने घर में शुरू कर दिया? हाँ, फिर स्कूल जॉब के साथ साथ शुरू कर दिया। फिर दोनों में जब मैंने देखा कि मुझे यहाँ ज़्यादा अर्न कर पाऊंगी मैं स्टूडियो में लेकिन ये भी चैलेंजिंग था। हाँ, मतलब रिस्की तो था ही ना। राइट। क्योंकि आज के टाइम में सैलरी जो है 80-90,000 हो गई है। अच्छा। हाँ। आपके साथ कुछ लोग जो लगे होंगे वो पढ़ा रहे हैं अभी भी कोई सब्जेक्ट को? अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो आपको 80-90,000 सैलरी दिख रहा है, और आप कंपेयर कर सकती हो अब अपने आप से? आप कैसी बात कर रही हो? तो इसलिए फिर पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। लेकिन मतलब उस टाइम पर जैसे कि आपने कहा कि पेरेंट्स को भी लगता था, और मार्केट में तो एक था ही कि जैसे पार्लर वाली या इस तरीके से, ये काफी बड़ा बोल्ड स्टेप नहीं होगा एकदम से चैलेंजिंग की नहीं? हाँ, करना है शुरू? बोल्ड स्टेप तो था, मतलब ये कोर्स करना ही मेरे लिए बोल्ड स्टेप था। जब मैंने स्कूल पास आउट किया था, तब शहनाज हुसैन उस टाइम पे बहुत चलती थी। अच्छा। अभी भी मैं रिस्पेक्ट की तरह ही उनका नाम लूँगी।
तो शहनाज हुसैन जी बहुत चलती थी उस टाइम पे, उनका कोर्स करना बहुत बड़ी बात होती थी। तो तब मैंने सीपी से उनका कोर्स किया था ओके अपनी 12th के बाद। तो वो भी मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने पॉलिटेक्निक के बाद फिर जॉब के बाद शादी, फिर स्टूडियो, सब चलता रहा। मुझे तो लगता है बचपन में भी आपको काफ़ी शौक रहा होगा फिर तो तैयार होने का, मेकअप्स का, इन चीज़ों का। खुद का तैयार होने का शौक नहीं है दूसरों को अगर आप देखोगे तो मैंने लाइनर भी नहीं लगाया हुआ नहीं, आप ऐसे ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। तो मतलब अगर हम अभी बात करें, जैसे जब आपने अपना स्टूडियो सेटअप किया उस टाइम पर, जॉब भी चल रही है साथ साथ में, आपने स्टूडियो भी सेटअप कर लिया, शादी आपकी ऑलरेडी हो ही चुकी थी, तो डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा था मैनेज करना इतनी सारी चीज़ें? हाँ, मैनेज करना तो मुश्किल हो ही रहा था, तभी फिर एक ही चीज़ चूज़ करी, फिर स्टूडियो ही चूज़ किया। फिर ये है कि आपको सपोर्ट भी मिलता है। मेरे हस्बैंड का मुझे शुरू से पूरा सपोर्ट रहा है। ओके। ऐसा नहीं है कि उनका सपोर्ट नहीं रहा है, क्योंकि बिना सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। वहाँ मेरे फादर का सपोर्ट था मुझे, जो अब नहीं है, और यहाँ मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था पूरा मुझे। मोरल सपोर्ट आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, पार्टनर का सपोर्ट होना स्ट्रेंथ बिल्ड कर देता है। दैट मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तब भी आपको ये फील नहीं होता कि मैं नहीं कर सकता हूँ, और आपको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न भी मिल जाता है कुछ करने का। तो कैसा उस टाइम पर, मतलब जब आप बिल्ड कर रहे थे अपना स्टूडियो, लास्ट शायद मुझे पता लगा, मैं डिस्कस भी कर रहा था कि एक बार आपने अपनी चेन गिरवी रख दी थी शुरू करने के लिए, क्या स्टोरी थी? एक्चुअल में आप हंसोगे कि मैंने पार्लर खोला जिसमें सारे काम होते थे, जैसे पार्लर वाली टाइप होते थे, उसी तरह का होता था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट मेकअप में ज़्यादा था। ओके, ठीक है, क्योंकि मैं अपने हाथ से काम करती थी उस टाइम पर भी। तो फिर पता नहीं कहाँ से मुझे शौक आया कि मुझे जिम और वाइब्रेशन थेरेपी देनी है, वेट रिडक्शन करवाने हैं लोगों के। अच्छा। मतलब मुझे खुद को नहीं पता है कैसा आइडिया मुझे आया। मुझे एक सेमिनार में कुछ मिले थे लोग, उन्होंने वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाए थे, बस वहाँ से मेरी क्यूरियोसिटी अच्छे से डेवलप हो गई। फिर मैंने डीलर को बुला के मशीन्स वगैरह, अपने ही ड्राइंग रूम में मैंने एक पार्टीशन लगाया एल्युमिनियम का, और उसी में ही चालू कर दिए 2 बेड डाल के। अच्छा, और तब हाँ। आपके पास ये वाला स्टूडियो नहीं था, आप अपने घर में ही चला रही थी? घर का ही था। घर पीछे था, छोटी सी दुकान आगे थी फिर उसके बाद जब थोड़ा बड़ा काम बढ़ने लगा तो फिर मैं फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो गई, और फिर पीछे तक पूरा हमने अपना स्टूडियो कर दिया था। फिर उसके बाद हमने दूसरी जगह पे, उसी के पास मेरी एक प्रॉपर्टी और थी, तो वहाँ पे हमने ये वेट लॉस की मशीनें लगाई, जिम की मशीनें लगाई उस टाइम पे। फिर मैंने काफ़ी कुछ डाइट के बारे में भी सर्च किया, क्योंकि आप जब जिम करवाओगे तो डाइट भी आप काउंसलिंग तो करोगे ना, उनकी कि आपको डाइट कैसी लेनी चाहिए। फिर एक बार एक मशीन नई आई थी और मेरा बहुत मन था उसे लेने के लिए, तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने के उसके मन में नहीं थे। उन्होंने कहा शौक है, जो शौक है पूरा करते रहो अपना। तो मतलब वो उस तरह से देखते थे उस टाइम पे। तो फिर मेरे को मशीन खरीदनी थी, मैंने अपनी चेन बेच दी थी, गिरवी भी नहीं रखी थी। अच्छा। हाँ, और जब उस शॉप से मैं निकली और बाहर आई तो मैं अपने दिल को तसल्ली देती हुई आ रही थी कि मैं इस जैसी बहुत सारी चेन बनाऊंगी इस जैसी बहुत सारी चेन बनाऊंगी। ये तो मैं आज तक नहीं भूली इस बात को कि इस जैसी तो मैं बहुत सारी चेन बना लूंगी। फिर उसके बाद मैंने वो मशीन खरीदी, बहुत अच्छे रिस्पांस रहे। मेरे पास आज भी मेरे पुराने 20-25 साल पुराने क्लाइंट आते हैं, कहते हैं कि हमने तब 10 किलो रिड्यूस किया था, हमने 15 किलो रिड्यूस किया था। वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब अच्छा था वो भी जॉब। फिर उसके बाद जब मेकअप्स मेरे पास बढ़ने लगे तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा अब इसे बंद करो। ओके भाई इतना नहीं हो सकता। हाँ। क्योंकि बच्चे बहुत सफ़र करते थे। मैंने खोला 1-2 जगह, पंजाबी बाग खोला था 1-2 जगह, लेकिन मैं मैनेज नहीं कर पाती थी अकेले। तो और बच्चे दोनों छोटे ही थे, हमारी जॉइंट फैमिली है नहीं, हम ही दोनों रहते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी उसमें। मुझे लग रहा है पढ़ने में आप शुरू से बहुत अच्छी रही हो, क्योंकि जब आपने वेट लॉस की मशीनें ली तब भी आपने डाइट वगैरह के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने बीएड भी किया हुआ है। अच्छा, बीएड भी किया हुआ है। किस सब्जेक्ट से किया है? मैंने हिंदी SST। मतलब ऑप्शन आप वो भी लेके चल रही थी कि अगर ये भी नहीं किया तो मैं पढ़ा लूंगी, टीचर बन जाऊंगी। तो बीएड किया हुआ है मैंने,
2 years डिप्लोमा किया हुआ है। नहीं, पढ़ने में भी बहुत अच्छी नहीं थी, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी वाली थी। ओके लेकिन एवरेज थी, ठीक था। लेकिन ऐसा नहीं था, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था, पढ़ाई में मन लगता था। उसके बाद मैंने MA का भी शादी के बाद करा था, तो बस 1 ही साल का करके फिर नहीं कर। अच्छा, तब मेरा दूसरा बेबी हो गया था। लेकिन मुझे लगता है कि आपने ना शुरुआत से इसको एज अ बिजनेस कमर, क्योंकि आप पैशनेट बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आप कंटिन्यू भी कर पाए। मतलब क्योंकि वो इतनी हिम्मत लेके आना अंदर से कि आप अपनी चेन बेचकर मशीनें लेके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपके अंदर अगर पैशन नहीं है ना, तो उस समय तो कोई इतना गाइड करने वाला भी नहीं होता था, मोटिवेट करने वाला कि बिजनेस को कैसे सस्टेनेबल बनाना है, कैसे चलाना है। तो जब आपने पहली बार अपना, क्योंकि जो अब मैं देखता हूँ, अब तो आपका बहुत बड़ा स्टूडियो, लाइक दिल्ली NCR में इतना बड़ा नाम है आपका, सोशल मीडिया पे आई थिंक 3 लाख के आसपास आपके ऑलमोस्ट फॉलोअर्स हैं। तो जब आपने पहली बार जगह चेंज की, मतलब था आपको पहले से आइडिया कि मैं इतना बड़ा दिल्ली के अंदर अपना खुद का स्टूडियो? मेरा सपना था कि मैं एक बहुत सुंदर सा स्टूडियो बनाऊंगी, ये मेरे मन में शुरू से ही था। मतलब घर का तो था, घर तो ठीक है, लेकिन मैंने हमेशा स्टूडियो के लिए सपना ज्यादा देखा था कि मैं एक बड़ा स्टूडियो बनाऊंगी और मैं अपनी एकेडमी चलाऊंगी। ओके, मतलब जो मैंने जॉब छोड़ दी है, मैं उससे कनेक्ट रहूंगी, मैं अपनी एकेडमी चलाऊंगी और बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो ये सोचते हुए जब मेरा काम मेरे घर वाले में काफ़ी अच्छा हो गया था, तो वहाँ से इतना बड़ा नहीं था, बहुत ही प्रॉब्लम होने लगी थी और थोड़ा गली के अंदर था। तो फिर मतलब लोगों को आने जाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। ब्राइड्स को लहंगे इतने भारी भारी पहन के बाहर तक जाना बहुत प्रॉब्लम होती थी। फिर धीरे धीरे जब काम बढ़ा तो फिर मैंने बाहर रेंट पे देखना शुरू किया कि मुझे कोई मेन रोड पे ही मिल जाए। तो फिर मुझे मेन रोड पे एक शॉप मिल गई थी घर के पास ही, बिल्कुल मेन रोड पे D ब्लॉक में। तो मैंने एक छोटी सी शॉप से ही वो भी शुरू किया था। फिर मैंने आधा लिया उनका, फिर मैंने आधा लिया उनका, और फिर उसके बाद मैंने उसके साइड वाला फ्लैट भी ले लिया जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती गई। क्योंकि जब मेरे पास आधा था तो उस टाइम पे मुझे टेंट लगाना पड़ता था आगे, ब्राइड्स को बैठाने के लिए, क्योंकि स्पेस नहीं था। रेडी करके आप कहाँ बैठाओगे ब्राइड्स को? 15-20 ब्राइडल लाइन में बैठी हुई हैं, अब आप उनको कहाँ दोगे बैठने की जगह? तो फिर मुझे टेंट लगाने पड़ते थे। हमने कम से कम 8-10 बार टेंट लगाए अच्छी हैवी डेट्स पे। बस फिर उसके बाद हमें पीछे का मिल गया, फिर साइड वाला मिल गया, फिर आपने परचेज भी कर लिया बाद में। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि ये टर्म तो अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, मैनिफेस्टेशन और सारी चीज़ें। मतलब मुझे लगता है मुझे तो आपसे डिस्कस करना चाहिए कि आपने कितना ज़्यादा उसको प्रैक्टिकली सोचा और देखा कि वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। पता नहीं मैंने देखा या परमात्मा ने साथ दिया पता नहीं, दोनों चीज़ें होती है, मेहनत भी इक्वली ही काम करती है। लेकिन मतलब एक लगता है ना समटाइम कि यार ऐसी जगह में और इतनी ब्राइड्स आ रही हैं रोज और इतने महंगे महंगे, और आपको लगता है कि यार चलो कुछ तो अच्छा कर ही रहे हैं, कि मतलब एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होता है। मेरे साथ मेरे क्लाइंट्स की ब्लेसिंग्स इतनी थी। जब मैंने वो छोटा सा बाहर लिया था तो मेरे क्लाइंट्स मुझे खुद बैठ के बोल के जाते थे, आप परचेज कर लोगे इसे आप खरीद लोगे। हाँ, उनकी बहुत ब्लेसिंग्स थी और शायद यही कमाया है मैंने कि इतनी ब्लेसिंग्स थी कि मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ कि मैं कहाँ पहुँच गई। लेकिन पता है मुझे ना आपकी स्टोरी बिल्कुल फिल्मी टाइप में नजर आती है। मतलब सच में मेरी सारी चीजें फिल्मी हैं शादी भी फिल्मी थी, अच्छा करियर भी फिल्मी था, सब कुछ फिल्मी है। शादी का फिर बताओ कुछ, आप कैसे मतलब फिल्मी? शादी का तो किसी एक दिन अलग बैठ के ही सुनाएंगे पूरी पिक्चर बन जाएगी। ओके, तो मैम जैसे एक चीज़ तो ये कि स्किन केयर को लेके आज पहले इतना नहीं था। पहले तो शायद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा देसी नुस्खे भी चलते थे, घर की चीज़ें भी चलती थी, और लोगों को इतने एक्नेस, पिंपल्स और ये चीज़ें होती भी नहीं थी, पॉल्यूशन भी नहीं था, शायद वो भी एक रीज़न था। लेकिन आज के टाइम पे स्किन केयर कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, आप खुद देख रही हैं, कितने ब्रांड्स आ गए हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। तो मैं आपके अब तक के एक्सपीरियंस में ये जानना चाहता हूँ कि आप ऑल ओवर कैसे देखती है, मतलब कि क्या आज के टाइम पे जितने ब्रांड्स आ गए हैं हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, एक्चुअल में उतनी ज़रूरत भी है? मतलब कि अगर हम कुछ चीज़ें बेसिक चेंज करें तब भी हम एक हेल्दी स्किन, एक्चुअल में ज़रूरत तो देखो है, ओके,
लेकिन सब लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी ने किसी रील में देखा ये चीज़ पिगमेंटेशन ख़त्म कर देगी तो वो उसे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर आपको एक गाइड करने वाला बंदा चाहिए जो आपको ये बताए कि पर्टिकुलर पिगमेंटेशन पे आपने क्या लगाना है, डार्क सर्कल पे क्या लगाना है, ऑयली स्किन पे क्या लगाना है, ड्राई स्किन पे क्या लगाना है, सब चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन देखते हैं अरे इसकी स्किन तो बहुत अच्छी लग रही है, उसी को ही लगा लिया और वही रिएक्शन कर जाता है। लेकिन आज के टाइम पे ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए इतने सारे अलग अलग स्किन्स के हिसाब से प्रोडक्ट आ गए हैं। इवन मतलब लड़कियों को तो चलो पता भी होता है, लड़कों को तो वो भी नहीं पता होता है कि जिसका जो मिल जाए उन्होंने यूज कर लिया। अब लड़कों को भी सब कुछ पता है। अब पता लगने लगा है, अब पता लगने लगा है। लेकिन अगर मैं जैसे आप कुछ बेसिक्स चीजें बताना चाहें कि अगर सिंपल एक्नेज हैं, कुछ लोगों के दाने हो जाते हैं ना, बहुत बड़े बड़े अलग से ही दिखते हैं, उसके लिए लोग क्या कर सकते हैं? देखो जो बड़े बड़े दाने हो जाते हैं, एक्ने जिसे कहते हैं, जो इन्फेक्शन टाइप का होता है, वो तो डर्मेटोलॉजिस्ट को ही दिखाना चाहिए। ओके। तो इतनी जल्दी उसको पार्लर में उसे निकलवाना या कुछ भी करना, वो फैल जाते हैं। हाँ आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब ब्लैक हेड वाइट हेड्स इनको निकालते हैं, पहले वाइट हेड्स बनते हैं, फिर ब्लैक हेड्स बनते हैं, फिर पिंपल बनता है। ओके। लेकिन अगर आप वाइट हेड्स के टाइम पर ही उसे निकलवा दोगे तो वो पिंपल बनेगा ही नहीं, अगर आप केयर करते हो अपनी स्किन की तो। लेकिन अगर आप केयर नहीं करते हो तो वो तो पिंपल बन ही जाएगा। फिर अगर हल्का फुल्का पिंपल है तो पार्लर में क्योर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन अगर वो इन्फेक्शन टाइप के हैं तो फिर आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। मतलब मैं तो अपने क्लाइंट्स को यही सीधा सजेस्ट करती हूँ। क्योंकि ब्राइड्स होती हैं, उनके साथ पंगा नहीं, क्योंकि वो उनका वो टाइम होता है कि जिसमें वो कुछ भी नहीं चाहती। लेकिन ब्राइड्स इतनी स्ट्रेस में होती हैं कि उनको कभी कोई पिंपल नहीं निकला, अगर किसी का क्लीन फेस है उसको भी एक पिंपल हो जाएगा है स्ट्रेस की वजह से। हाँ, उन्हें किस बात का स्ट्रेस होता है? शादी का स्ट्रेस इतना बड़ा स्ट्रेस है, शॉपिंग है, उसमें शादी का भी सारा काम करना है उन्हें, अपने लिए भी शॉपिंग करनी है, घर वालों के लिए भी शॉपिंग करनी है। इनफैक्ट आजकल तो मैं लड़कियां देखती हूँ वेन्यू के बारे में, जो वहाँ पे वो टेंट वेंट लग रहे होते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन कर रही होती है, यहाँ ये लगा देना, यहाँ ये लगा देना। आजकल ना मतलब मुझे लगता है कि बिफोर वेडिंग स्किन केयर एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया है, बहुत एक बड़ा टॉपिक बन गया है। तो आप मुझे ये बताओ कि किसी की अगर 1 या 1.5 महीने में शादी है या 2 महीने में, अब शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो बेसिकली उनको अभी से क्या स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए ब्राइड्स के लिए? देखो, सबको अपनी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग CTM, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये 3 स्टेप्स होते हैं। बीच में स्क्रबिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप्स अपने स्किन के अकॉर्डिंग, आपकी ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, जैसी भी आपकी स्किन है उसके अकॉर्डिंग आप CTM लें और रोज डेली 1 दिन छोड़ के। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसी है, मैं उसके बाद ही बताऊंगी कि डेली कर सकते हैं। सपोज अगर हम ऑयली स्किन की बात करें तो आप कुछ सजेस्ट करो। ऑयली स्किन के लिए अगर आप मुझसे घर का कोई नुस्खा पूछना चाहते हैं तो मैं बताऊंगी, लाल मसूर की दाल होती है, लाल मसूर की दाल को अच्छे से पीस लो, थोड़े से चावल लेके उसे पीस लो। ये मैं 17-18 साल से अपनी ब्राइड्स पे यूज़ कर रही हूँ, जो मैं आज आपको बता रही हूँ। ठीक है। उसमें थोड़ा सा लाल चंदन और एक आती है अम्बा हल्दी। आप उसमें अम्बा हल्दी मिला दो, ठीक है। और उसको सबको ग्राइंड करके उसमें मैं और बहुत सारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट, ये वो सब काफ़ी चीज़ें डालती हूँ मैं उसमें। तो उसके बाद उसको हम रेडी करके पाउडर फॉर्म में रख लेते हैं। ये मैं अपनी ब्राइड्स को देती भी थी। हाँ, मेरी ब्राइड्स ने बहुत यूज़ किया है इसे। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, पाउडर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए हो गया, ठीक है। आपने जिस स्किन के लिए यूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल ऑयली स्किन पे यूज़ करना है तो आप कुकुम्बर जूस ले लो, उसके साथ पेस्ट बना लो, ऑयली स्किन पे काम कर जाएगा। अगर आपको टैनिंग के लिए यूज़ करना है तो आप आलू का जूस ले लो, उसके साथ यूज़ करो तो टैनिंग निकल जाएगी। और अगर आपको ड्राई स्किन पे काम करना है, आप दूध के साथ उसका पेस्ट बना लो, टमाटर के साथ उसका पेस्ट बना लो, तो वो ड्राई स्किन पे काम कर जाएगा। और इतनी अच्छी स्किन निकल के आती है, आप लगा दो, अपना काम हम करते रहो। जैसे ही वो सूख जाए, हल्का सा दूध का, हाथ में दूध लेके और हल्की आप स्क्रबिंग करके और उसे निकाल दो, दैट्स इट। और आप कितने दिन पहले से देना शुरू करती थी अपने? देखो, पहले ब्राइड्स 4-4, 6-6 महीने पहले बुकिंग करा लेती थी। 6-6 क्या, साल भर पहले करा लेती थी। अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है,
अब 2 महीने भी नहीं छोड़ते हैं। वैसे तो फैब की बुकिंग्स भी मेरे यहाँ अभी हो रही हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि ब्राइड्स लेट बुकिंग कराती हैं, उनको मुश्किल से 1 सिटिंग का टाइम मिलता है। अब 15 दिन में कोई क्या ही कर लेगा। अगर आप मेरे पास 15 दिन पहले आते हो या 1 वीक पहले आते हो, तो 1 वीक में मैं भी कुछ नहीं कर सकती और कुछ नया भी नहीं ट्राई करवा सकती। अगर कोई उसका कोई रिएक्शन हो गया तो राइट, फिर क्या करेंगे? तो कोई नई चीज़ भी स्टार्ट करना ठीक नहीं रहता। तो बहुत प्रिकॉशंस के साथ काम करना पड़ता है ब्राइड्स के साथ। तो आप मुझे कुछ, अभी तो मुझे ये नई चीज़ सुनने को मिली, क्योंकि अभी तो टाइम भी है, 1-1.5 महीना तो है ही कम से कम शुरुआत में, और शायद कुछ लोगों की शादियों में तो 2-3 महीने भी होंगे। आप कुछ ऐसा घर का देसी नुस्खा जो ब्राइड्स को अभी से, ये मैंने बताया ना आपको, जो जिनको अपना कलर थोड़ा सा और फेयर करना है, जो मैंने आपको बताया है, ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी हटाएगा, प्लस आपके पोर्स अगर ओपन पोर्स हैं तो उसको भी टाइटनिंग इफेक्ट देगा, टाइटनिंग करेगा, एंड बाकी पिगमेंटेशन भी हटाएगा आपकी। हर पर्पस सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ इसका पेस्ट किस चीज़ से बनाना है ये नॉलेज होनी चाहिए। पेस्ट का कमाल है, एक रॉ चीज़ तो हमारे पास आ गई, हमने बना दी, ठीक है, उसके बाद उसे हमने मिक्स किस चीज़ में करना है, बस ये एक बात है। बाकी तो और बहुत हैं। आप बेसन, हल्दी, दूध, इन्हें मिक्स करके फेस पे लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन उन चीज़ों से मुझे लगता है कई बार किसी को दूध से रिएक्शन हो जाता है, किसी को चावल से हो जाता है, किसी को किसी चीज़ से हो जाता है। लेकिन अभी तक 17 साल में मेरी किसी भी क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट मैं बॉडी पॉलिशिंग भी खुद ही बनाती हूँ। अच्छा, अपने आप। कैसे? मैं मार्केट की बॉडी पॉलिशिंग यूज़ नहीं करती, वही मैं चावल और दाल के साथ में। सेम। हाँ, लेकिन और प्रोडक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। आप एक रिकमेंड करो कुछ जो लोग देख रहे हैं उनके लिए। ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम, आमंड्स, उसको अच्छे से क्रश करके उसमें डाल सकते हैं। प्लस उसके साथ में आप अखरोट भी डाल सकते हैं, सारा क्रश किया हुआ अच्छे से। और मेथी दाना भी मैं डालती हूँ उसमें। राई होती है, उसे भी पीस के डालती हूँ बॉडी पॉलिशिंग के लिए। फेस के लिए इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, उसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हो फेस वाले के लिए, लेकिन उसके लिए आपको ड्राई फ्रूट के साथ साथ आप मेथी दाना, ये सब चीज़ें अच्छे से ग्राइंड करके आप उसमें डाल दो, बस हो गया तैयार आपका बॉडी पॉलिशिंग। और उसके बाद जब ब्राइड्स आती हैं तो उसको ऑयल, हमारे पास एरोमा ऑयल्स होते हैं, उन ऑयल्स में मिक्स करके और फिर हम क्लाइंट की बॉडी पे लगा देते हैं उसे। आप हम लोग बात कर रहे थे, आप मुझे बता रही थी कि कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में कि जो आपको लगता है कॉमनली ब्राइड्स सबसे ज़्यादा गलती करती हैं, मतलब बिफोर वेडिंग्स की, जिसकी वजह से जो उन्हें चाहिए एक्चुअल में वो उन्हें, मतलब वो लुक नहीं आ पाता प्रॉपर ज्वेलरी के साथ और मल्टीपल चीज़ों के साथ ड्यूरिंग द मेकअप्स। तो किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ब्राइड्स को? ब्राइड्स को सबसे ज़्यादा ध्यान जो है अपनी ज्वेलरी का रखना चाहिए। मेकअप पे तो पैसा खर्च कर देते हैं, मेकअप तो अच्छा करा लेते हैं, बट ज्वेलरी का नहीं ध्यान रखते, जो मैंने अभी तक अपने यहाँ पर देखा है। ओके। तो ज्वेलरी का, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा माथा चौड़ा है, ठीक है, और हम छोटा ही टीका ले आए तो वो माथा वो कवर नहीं होगा फॉरहेड। अगर हम ब्रॉड फॉरहेड हेड पर ब्रॉड ही टीका लगाएंगे तो वो अच्छा लगेगा, तो उससे हमारा फॉरहेड कवर हो जाएगा थोड़ा सा। इसी तरह ऐसे कि आप माथा पट्टी लगाओगे तो छोटे माथे पर माथा पट्टी नहीं लगानी चाहिए। बोरला चलता है, छोटे पे भी चलता है, बड़े पे भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह आपका जो नेक का पीस है, तो नेक के पीस को जो ज़्यादा हेवी ब्राइड्स हैं उन्हें चोकर वाला नहीं पहनना चाहिए सेट। ओके। वो थोड़ा और गर्दन और छोटी लगती है। अच्छा। थोड़ा नीचे करके पहनना चाहिए जिससे कि आपकी नेक अच्छी लगे, लंबी लगे। और बाकी आपकी ड्रेस के ऊपर आपकी ज्वेलरी नहीं आनी चाहिए। आपकी ड्रेस और ज्वेलरी के बीच में थोड़ा सा जगह होनी चाहिए जिससे आपकी स्किन दिखे। और जो आपका नीचे का नेक है, उस नेक से ऊपर आपकी ज्वेलरी होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। वो बहुत ग्रेसफुल लगती है। लेकिन बहुत सारी ब्राइड्स इस चीज़ को देखती ही नहीं है कि हमें ज्वेलरी के साथ भी काम करना है। ओके। और ऐसा क्यों? पता नहीं, मे बी के अमाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से या किस पॉइंट ऑफ व्यू से, या नॉलेज नहीं है। तब कि मैं अपनी काउंसलिंग में पूरा बताती हूँ ज्वेलरी के लिए, उन्हें रेफरेंस भी देती हूँ। तब कि मेरा किसी से टाई अप नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रेफरेंस देती हूँ कि कहाँ से आप ले सकते हो।
मुझे लगता है अच्छा आपके पास केवल काउंसलिंग के लिए भी कॉल्स आते हैं ड्यूरिंग वेडिंग की, जिन्हें सिर्फ आपसे काउंसलिंग चाहिए? हाँ, काउंसलिंग के लिए आते हैं। वैसे नॉर्मली तो मेरी बुक ही हो जाती है ब्राइड्स। मतलब इस तरह होती हैं कि किसी की मैंने 2017 में की हुई थी, 2017 में की थी मैम आपने, 2015 में मेरी सिस्टर की शादी की थी, अब मेरी शादी है। मतलब इतने टाइम के 8-8 10-10 साल के गैप पे कम से कम ऐसी मेरी 50% ब्राइड्स ऐसी ही होती हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा होती है। मैं मानती हूँ सोशल मीडिया, भाई जब हमने शुरू किया था तब तो सोशल मीडिया नहीं था ना, तो लेकिन सोशल मीडिया अब है, लेकिन माउथ टू माउथ अभी भी माउथ टू माउथ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। क्योंकि देखो आपने रील में देख लिया, किसी के उसमें देख लिया, ठीक है, आपको नहीं पता उसमें कितनी एडिटिंग है, किस में क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता चलता आपको क्या प्रोडक्ट। आपको पता है इजीली फ़ोटो जो होती है वो आपको पता है एडिट हो जाती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आप सामने से मेकअप देख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है तो फिर तो आप आओगे ही आओगे, क्योंकि आपने लाइव देखा हुआ है और आपके घर में ही इतने लोग गए हुए हैं शादी करके, तो फिर तो कोई बात ही नहीं रहती पूछने की। मतलब मुझे लगता है कि इस हिसाब से तो केवल ब्राइड्स आती होंगी, अब तो आप पूरी फैमिली भी तैयार करते। हाँ, बहुत होता है ऐसा। मतलब किसी किसी के घर में तो ऐसा है, मैंने 10-10 ब्राइड तैयार की हुई हैं, चाचा मामा ताऊ, हमारे पूरे खानदान में, बस हम यहीं से ही रेडी होते हैं। ऐसे भी है। उन्होंने मतलब अपना, जैसे लोग अपने फैमिली डॉक्टर ढूंढते हैं कि हमारी फैमिली मेकअप आर्टिस्ट है। लेकिन आज के टाइम पे मैम मतलब जिन लोगों की खास करके शादी है ना और जिनका वेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, उनके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ ये होती है कि शॉपिंग भी करनी है, शादी का इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी है, तो वो ऐसा क्या खाएं कि जब वो बाहर जा रहे हैं कि उनका वेट ना बढ़े। ये एक बड़ा चैलेंजिंग उनके लिए रहता है। तो आप कुछ ऐसा सजेस्ट करो? ये तो है कि जब वो बाहर जाते हैं, देखो वो फ्रूट कैरी करके लेके जाएं अपने साथ, ठीक है, और अपने लिए कुछ बना के लेकर जाएं। बाहर का तला हुआ गंदा, और खाना भी आपने तो आप नीट एंड क्लीन जगह से खाओ, और ऐसी चीज़ें खाओ जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा ना हो। लाइक आप छोले भटूरे खा रहे हो, छोले भटूरे की जगह आप छोले कुलचे खा लो, उसमें कम कैलोरीज होंगी। मतलब इस तरीके से आप वाइस वर्सा कर सकते हो। अदरवाइज आपको अपना फूड घर से लेके जाना चाहिए, क्या आप उस फूड को खा लो, ठीक है, और उसके बाद घर आके तो फिर आप घर का ही खाना खाओगे। और सबसे बड़ी बात ये, वेट को लेके मैं बोलूँगी कि 6 बजे के बाद शाम को नमक बंद कर दो। मतलब लंच डिनर आप अपना 6 बजे मैक्स टू मैक्स 7 o'clock ख़त्म कर लो। ओके। और फिर आप रिजल्ट देखो। और अगर खाना है 7 बजे के बाद तो नमक होना चाहिए उसमें या नहीं? नहीं, फिर बिना नमक का होना चाहिए। सॉल्ट बंद करके देखो एक बार। ओके। मतलब वो भी सिर्फ नाइट का, वो भी मैं पूरे दिन का नहीं बोल रही, सिर्फ शाम का आप नमक ही लेस कर दोगे, उससे ही आपको काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। आप वॉकिंग स्टार्ट कर दो, आपको जिमिंग का शौक़ है तो जिमिंग स्टार्ट कर दो। अगर 15 दिन है आपके पास, अगर 1 month है तो मैं श्योर कह सकती हूँ कि जो गाइडलाइंस मैं बताऊँगी अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आपका 3 to 5 kgs वेट कहीं नहीं, ऐसा नहीं होता कि नहीं जाएगा, 200% जाएगा। आप बता रही थी मुझे लास्ट टाइम कि कैसे आप मतलब 1 महीने में 3 से 5 किलो कम करा देती हैं। वैसे तो पहले मशीन्स वगैरह थी हमारे पास, मशीन्स के थ्रू मसाजेस, टक, जिमिंग, इन सब के थ्रू करवा देते थे। लेकिन अभी भी मैं वॉकिंग के लिए तो क्लाइंट्स को अभी भी रिकमेंड करती हूँ कि वॉकिंग करो अगर जिमिंग नहीं की जाती तो। ओके, ठीक है, क्योंकि ओवरवेट होते हैं तो इतना आप जिम में नहीं कर पाओगे। पहले थोड़ा वेट अपना कम करो वॉकिंग के थ्रू, और थोड़ा अपनी डाइट को जितना आप खा रहे हो उससे कम खाओ कैलोरी के हिसाब से, ठीक है। और शाम के टाइम का नमक आप बंद कर दो, फ्राइड चीज़ें बंद कर दो, सारी मीठा बंद कर दो। सिर्फ शाम के टाइम का नमक बंद करने से आपका 3 से 5 किलो कम हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने शाम को 4 बजे समोसे खा लिए और रात को नमक नहीं खाया। ओके, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आपको मतलब दोपहर को जब आप लंच कर रहे हो तो घिया, तोरी, टिंडे, थोड़ी हल्की सब्जी, घी तेल कम हो उसमें, सैलेड खाओ पहले आप, फाइबर जाना चाहिए पेट में। तो ये छोटी छोटी सी प्रिकॉशंस है, अगर आप इनको लेते हो, पानी खूब पियो,
फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स का जूस नहीं पियो। ओके, आप फ्रूट्स काट के खाओ, जूस नहीं पिए, जिनको वेट कम करना है। हाँ, जिनको वेट कम करना। तो बस ये छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं जिनका अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका वेट रिड्यूस 100% होगा। अच्छा, मुझे भी समटाइम लगता है, क्या ऐसा होता है कि आजकल ब्राइड्स में एक बहुत ही कॉमन चीज़, आई थिंक आपको भी लोग आके बोलते होंगे कि मैम बहुत ही लाइट मेकअप चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगे। तो मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें नहीं है ये दोनों? देखो, ब्राइड आते ही सबसे पहले उनकी एक्सपेक्टेशन हमसे ये होती है बहुत न्यूड मेकअप चाहिए, बहुत लाइट मेकअप करना, और फिर जो वो फोटो दिखाती हैं उसमें इतना मेकअप होता है, इतना मेकअप होता है, सच में उन्हें खुद को नहीं पता कि कितना मेकअप है। ये वाइट किया हुआ होता है और खूब अच्छा ब्लशर वगैरह, और वो उसे सटल मानते हैं मेकअप को। ओके तो ऑब्वियसली हमने तो कह ही देना है कि हाँ ऐसा हम कर देंगे, लेकिन अब हम उन्हें ये क्या बताएं कि इसमें सब कुछ तो लगा हुआ है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो नहीं लगी हुई। लेकिन वो माइंड में लेकर आते हैं न्यूड मेकअप चाहिए, मिनिमम मेकअप चाहिए, लुक बहुत अच्छी आनी चाहिए। लेकिन आपके अकॉर्डिंग एक लाइट मेकअप क्या होता है, मिनिमम मेकअप? मिनिमम मेकअप देखो डिपेंड करता है स्किन के टेक्सचर पे। ओके ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स पे। लाइट मेकअप हम उन लोगों पे ज़्यादा अच्छा, जैसे आजकल ग्लास मेकअप लुक चल रही है, लोग ज़्यादातर बोलते हैं ग्लास स्किन की बात, ग्लास स्किन की बात करते हैं। अब देखो टेक्सचर स्किन लेकर आओगे आप, ठीक है, टेक्सचर स्किन मतलब आपके पिंपल्स के खूब अच्छे गड्ढे वड्ढे हो रखे हैं, सब कुछ हो रखे हैं, और आप मुझे बोलो कि बिल्कुल स्मूथ क्लियर आपकी स्किन दिख जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है वो। आप और हम इतनी दूर पे बैठे हैं, हम इतना कर सकते हैं कि आपको मैं देखूंगी तो पता नहीं चलेगा, ओके ठीक है, लेकिन बिल्कुल मैं शीशे में अंदर जाके देखूंगी तो टेक्सचर दिखेगा ही। ब्राइड्स यही करती हैं, अंदर चली जाती हैं शीशे के, अरे भाई इतने पास जाओगे तो अपना टेक्सचर स्किन का तो दिखेगा, प्लास्टिक सर्जरी थोड़ा ना है, मेकअप ही तो है। हम आपका टेक्सचर नहीं चेंज कर सकते, टेक्सचर जैसा होगा वैसा मेकअप होगा। मतलब आप टेक्सचर के साथ कुछ नहीं कर सकते, आपको पहले ही स्किन का ध्यान रखना चाहिए, 2-3 महीने पहले से ही केयर करनी चाहिए स्किन की। आप आके अपने जहाँ पर आपने बुकिंग कराई है उनसे सजेशंस लो, अगर उनको नॉलेज है तो उनसे सजेशन लो, नहीं तो किसी डर्मेट को जानते हो तो आप वहाँ से जाके सजेशन, जो जिस लेवल का है उस लेवल से। मतलब डर्मेट पे जाओगे ऑब्वियसली अच्छा पैसा खर्च होता है, आजकल ट्रीटमेंट्स आपको पता है, बोटॉक्स फिलर ये वो कितने चल रहे हैं, तो पैसा भी उतना ही लगता है। तो जिसकी जो पॉकेट अलाउ करेगी वो वहीं जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से उनको 2-3 महीने पहले ही अवेयर हो जाना चाहिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए। और मेकअप लगाने से एक्नेस भी हो सकते हैं करने से? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि मेकअप लगाने से एक्ने हो जाए। हाँ, आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है और मैं प्रोडक्ट उस पर जो है ड्राई स्किन का लगा दूं, प्राइमर गलत लगा दूं, तो वो फिर पिंपल बाहर आ ही जाएगा। या मैं ड्राई स्किन पे कोई ड्राई स्किन वाली ही फाउंडेशन लगा दूं जो ऑयली पे यूज होनी है, ओके, तो वो और केकी लगेगा मेकअप। और पिंपल वगैरह का तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता कि इसी से होते हैं पिंपल्स, मेकअप कराने से पिंपल्स नहीं होते। लेकिन गलत प्रोडक्ट यूज करने से, जैसे मेरी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है, तो ऐसा हो सकता है कि मुझे दाने हो जाएं गलत प्रोडक्ट यूज करने से एंड ऑल। या तो स्किन में कोई एलर्जी, देखो एक ही प्रोडक्ट को मैं 25 लोगों के लगा रही हूँ, उसमें से एक बंदे को एलर्जी हो गई है या पिंपल हो गया है, तो अब प्रोडक्ट का तो कोई दोष ही नहीं है। प्रोडक्ट का क्या दोष है? कुछ भी नहीं है, उसमें तो आपकी स्किन नहीं रिएक्ट किया है। अगर आपको पहले से पता है, जैसे लोग वैक्सिंग कराते हैं उनको बाम्स हो जाते हैं छोटे छोटे, तो जिनको पहले से पता है वो हमें पहले ही बता देते हैं, तो हम बोलते हैं कि एलर्जी के एक सिट्राजिन खा लो, एलेग्रा 120 खा लो, 80 खा लो, तो उसे खा के करवा लो तो आपको एलर्जी नहीं होगी। हम भी अपनी प्रिकॉशंस पूरी रखते हैं, फ्यूज़ोबेट वगैरह अच्छे से लगा के, आइसिंग वगैरह करके तभी भेजते हैं। आइसिंग करने से स्किन भी थोड़ी सी टाइट हो जाती है? टाइट नहीं हो जाती है। मैं अभी देख रहा था। दूसरी चीज़ ये कि आपको तो मतलब इतना टाइम हो गया, अब तो मुझे लगता है कि आप देखकर बता सकते हो कि सामने वाले की स्किन कैसी है, किस क्वालिटी की है, पता चल जाता है। तो मेरी स्किन क्वालिटी देख के आप क्या बताओगे? नॉर्मल स्किन है आपकी, ओके, मुझे ऑयली नहीं लग रही है, ड्राई भी नहीं लग रही है, ठीक है, आपकी नॉर्मल स्किन लग रही है मुझे। इट इज़ गुड। और लाइक मतलब कितना रेट करोगे?
थिन है आपकी स्किन, मतलब बहुत मोटी नहीं है स्किन, क्योंकि यहाँ पे फाइन लाइंस इस साइड पे पता चल रहा है जब आप स्माइल कर रहे हो तो थिन है आपकी स्किन और परफेक्ट है। तो ये जैसे अभी आपने कहा कि पता लग रहा है फाइन लाइंस व्हेन आई स्माइलिंग, तो इट इज गुड या मतलब ये भी साइन है कि हाँ बिल्कुल साइन है कि आप कुछ इस पर यूज करो, सीरम्स यूज करो, कुछ भी यूज करो। ओके मैंने अब तक कुछ तो मेंस भी फेशियल कराते हैं, आप फेशियल कराओ, हमारे यहाँ आ जाओ। हाँ मुझे लग रहा है। लेकिन एक चीज़ मैम, आपको पता है कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लड़कियां हों चाहे लड़के हों, मतलब उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा रहता है अपनी सेल्फ इमेज को लेके, हम कैसे दिख रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, जिसका पर्सनल लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ता है और रिलेशनशिप्स में भी इम्पैक्ट आता ही है। तो कुछ आप ऐसा सजेस्ट करना चाहोगे कि बहुत ही मिनिमम इतना तो कोई अगर कॉलेज में है लड़कियों की अगर मैं बात करूं जो कॉलेज जा रही हैं, उन्हें मिनिमम इतना करना चाहिए कि जिससे वो थोड़ा सा अच्छा फील कर सके और उनका लुक भी बेटर हो? देखो आजकल मार्केट में टेंट आने लगे हैं, टेंट इन द सेंस कि बहुत ही थिन लेयरिंग होती है, थोड़ी सी फेस पे कवरेज हो जाती है, थोड़ा शाइन आ जाता है फेस के ऊपर, और उसके बाद आप लिपस्टिक वगैरह जो भी ग्लॉस वगैरह लगा सकते हो, लाइनर, काजल, ब्रो अपनी क्लीन करना, मतलब आप टेंट यूज़ कर सकते हो फाउंडेशन की जगह। फाउंडेशन थोड़ी हैवी कवरेज हो जाती है, आप टेंट लगाओगे, बीबी क्रीम लगाओगे तो उससे बीबी क्रीम से अच्छा टेंट है, वो थोड़ा अच्छा कवरेज दे देता है बीबी क्रीम से। तो आप टेंट अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लगाकर और फिर आप सीधा सा अपना जो आपने हल्का फुल्का करना है आईज पर, जो जैसी जॉब है आपकी, कहाँ जा रहे हो आप रेडी होके, ऑफिस जा रहे हो या फिर आप कहाँ फ्लाई करते हो, क्या करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर अपनी आईज का, जैसे अगर फ्लाई करते हो तो लाइनर बड़ा अच्छा सा लगाती है, ब्लशर बड़ा, चाहे बेस नहीं होगी बट ब्लशर बड़ा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा नहीं दिखता कभी कभार दूर से। एयर हॉस्टेस है, क्या करें, वो तो दिखती हैं, पता चलता है उनका। और यहीं पे ही आप कहीं स्कूल में जॉब करते हो, जाओगे तब आप कुछ नहीं करोगे ऐसा, तब आप टेंट लगा लोगे, और अगर आप काजल लगाते हो काजल लगा लोगे, दैट्स इट, लिपस्टिक, बिंदी। एंड जो कॉलेज स्टूडेंट्स होती हैं उनका बजट इतना अलाउ नहीं करता उनको, मैक्सिमम अगर मैं बात करूं 1000 या अंडर 2000, वो ऐसा क्या अपना स्किन केयर में एड ऑन कर सकती हैं जिससे वो नेचुरल साइट्स पे जाएं तो बहुत ही अच्छा है। अगर नेचुरल पे वैसे आजकल नहीं जाते हैं, आजकल इतने इंस्टा पे रील्स आ गई हैं कि ये यूज़ करो, ये यूज़ करो, बहुत मनी वेस्ट करते हैं। एक बार कुछ यूज़ करेंगी फिर नहीं सूट कर, उन्हें ये नहीं पता कि वो कौन सी स्किन के लिए रिकमेंड कर रहे हैं आपको। भाई वो अपनी स्किन पे लगा के दिखा रहे हैं तो वो अपनी स्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, आप उन प्रोडक्ट को ही अपने ऊपर यूज़ कर लोगे। अब आपकी स्किन कैसी है तो वो ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर आप सही से किसी से आप पूछ के या पूरी तरीके से अपनी काउंसलिंग करा के अगर आप प्रोडक्ट लोगे तो 2000 में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आ जाते हैं। तो अभी जैसे आपने बताया कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा थिन है जो वो दिखता है, तो अब मेरे माइंड में जैसे दो चीज़ें हैं। पहला कि क्या जो मेरी अभी एज है 25 + 26 के अराउंड, मैं अपनी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी कर लेता हूँ, उसकी वजह से भी चेंज आएगा, या मुझे प्रोडक्ट्स पे अब स्विच करना चाहिए? थिन स्किन के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। आपको सिर्फ थिन में क्या होता है स्किन में कि जब आप सन की कांटेक्ट में जाते हैं तो पिगमेंटेशन और जो टैनिंग है वो जल्दी आ जाती है फेस के ऊपर, है ना। तो आपको क्या करना है, SPF लगाना है जब भी आप बाहर जाओगे, सनस्क्रीन यूज करो। क्योंकि मुझे एक्नेस वगैरह तो नहीं होते कभी, दाने वगैरह मुझे यूजुअली नहीं होते, आई होप सो आगे भी ना हो, लेकिन अभी तक तो नहीं हुए हैं। हाँ बट ये चीज़ मुझे भी लास्ट कुछ टाइम से आई रियलाइज की हाँ ये चीज़ है। आप सनस्क्रीन लगाओ तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, सन को सन से प्रोटेक्ट करेगा आपकी स्किन। और उससे ये धीरे धीरे फाइन लाइंस जो हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू लाइक बैक इन नॉर्मल? ऐसा तो कुछ मैं नहीं कह सकती कि कितने टाइम में वो चली जाएंगी या क्या है, लेकिन आप परमानेंटली यूज़ करते रहो उसको, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना SPF में। राइट। सनस्क्रीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी आप घर से बाहर जाओ आपको SPF लगाना ही लगाना है। तो आप मैम अभी जैसे क्या होता है, इफ़ यू वांट टू रिकमेंड कि सनस्क्रीन में जो एक मुझे प्रॉब्लम सम टाइम, मुझे क्या बहुत से लोगों को भी फील होती होगी कि वो जब यूज़ करते हैं ना उसके बाद चेहरा और हल्का सा डल लगने लगता है, मतलब वो थोड़ा सा। अब जो सनस्क्रीन आने लगी हैं वो वाटर बेस्ड भी होती हैं। देखो सनस्क्रीन भी टाइप्स ऑफ स्किन होती हैं,
ठीक है, अगर आप ऑयली स्किन वाले हो तो वाटर बेस्ड यूज करो। मुझे कौन सी सनस्क्रीन लेना चाहिए अपनी? आप तो क्योंकि आपकी तो नॉर्मल स्किन है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। आप वाटर बेस्ड भी यूज कर सकते हो, ऑयल बेस्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन पर्टिकुलर किसी की ऑयली स्किन ही है तो उन्हें वाटर बेस्ड यूज करना चाहिए। और ये वहाँ पे केमिस्ट की शॉप पे या जहाँ कहीं भी जाओगे आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलती हैं, वो सब सही होती हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और वाटर बेस्ड, क्रीम बेस्ड यही वाली होती हैं। और SPF 60-80 मतलब ये इनकी वो होती है, वॉल्यूम्स होते हैं। तो मेंस में जैसे हार्ड स्किन होती है तो हम SPF 80 तक रिकमेंड कर देते हैं कि आप ले लो। 80 हो गया, इससे भी ऊपर हो जाते हैं तो ले सकते हैं। बाकी जैसे कॉलेज गोइंग बच्चे हैं या वो हैं तो वो 20-50 तक SPF ले सकते हैं। एंड क्योंकि मुझे लगता है कि जब सारी चीज़ें सेटल हो गई, एक तो आपकी स्टोरी मैंने आपसे कहा शुरुआत से पूरी फिल्मी नज़र आती है, जो आपकी लाइफ का पैटर्न रहा है एंड बहुत अप एंड डाउन रहा है। हाँ, मतलब मुझे खुद भी देखकर लगता है, एक तो जॉब से शुरू करना, मुझे तो सुनकर ही आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि यार इसमें भी गवर्नमेंट जॉब्स लगती थी, अब तो शायद नहीं लगती, कि आपने इतने टाइम पढ़ाया है, फिर आपने अपना पार्लर सेटअप किया इतना अच्छा, एंड आपने अपना स्टूडियो सेटअप किया। तो फिर अभी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम आपकी, क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली आप कैंसर से बाहर निकल कर आई और आप इतनी सारा आपने वो टफ टाइम देखा, तो मुझे तो सबसे पहले यही जानना है कि जब आपको पता लगा था, लाइक कैसा एकदम से रिएक्शन था, कैसा फील किया आपने? नहीं फिल्मी स्टाइल में नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मजाक कर रही हूँ मैं। जब मुझे पता चला था तो मैं बहुत एक्टिव थी, ऐसा नहीं था कि कोई बीमार या कुछ भी, मुझे मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने अपने सीजन की ब्राइड्स की, आराम से रात को घर गई तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ, हाथ रख के पता चला। नेक्स्ट डे टेस्ट कराया तो उसमें कहा उन्होंने एक और टेस्ट होगा, फिर वो करवाया हमने। तो मुझे तब भी लग रहा था नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन पॉजिटिव आया तो एक डिप्रेसिंग मोड में तो चला ही जाता है बंदा। आपको मतलब ये नाम ही ऐसा है। हाँ, एक्चुअल में क्या है, ये नाम ही ऐसा है, बाकी तो कोई बात नहीं। तो मैं बहुत ही शॉक्ड हो गई थी एकदम से, और बस चुप हो गई थी एक तरीके से, क्योंकि अगर आप रोगे धोगे तो घर वाले भी परेशान होंगे। तो आपको अपनी काउंसलिंग खुद करनी होती है, अपने आप को खुद बोल्ड बनाना होता है, और उससे लड़ने के लिए आपको खुद ही तैयारी करनी पड़ती है। जो आपके साथ में वो क्या करेंगे, सिर्फ आपको डॉक्टर के लेके जा सकते हैं, आपका ध्यान रख सकते हैं, लेकिन अंदर से जो अपनी काउंसलिंग करनी होती है वो तो आपको खुद ही करनी होगी। तो शॉकिंग था, बहुत शॉकिंग था। लेकिन हाँ, जल्दी ही 1 वीक के अंदर अंदर ही मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था। मतलब इनिशियल स्टेज पे पता चल गया था। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो यही है। तो और फिर ट्रीटमेंट, हाँ, बहुत हॉरिबल ट्रीटमेंट कह सकती हूँ इसे मैं। बीमारी तो कुछ भी हो, चलो ठीक है, जो भी है था बीमारी, बस उससे ज़्यादा उसका ट्रीटमेंट हॉरिबल है। बहुत डरावना है। ओके। तो मेरा मैसेज यही है सारी लेडीज़ को, या जो भी बच्चे हैं, आजकल बच्चों को भी हो रहा है। मतलब टीनेज के बच्चों को भी हो रहा है। पहले ही कहते थे 50-60 ईयर्स के बाद होता है, बट ऐसा नहीं है। तो सबको अच्छे से अपने आप को चेक करना चाहिए। डॉक्टर की थोड़ा बहुत भी कुछ हो तो बिल्कुल कंसल्टेशन लेनी चाहिए, उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। एंड यही चीज़ मुझे बात भी करनी थी आपसे कि मतलब सबसे पहले तो आपने ये सोचा कि जब आपको फील हुआ कि आपने चेक कराया, ये बड़ी चीज़ थी। लोग डर की वजह से चेक भी नहीं कराते, अरे हमें कैंसर तो मैंने नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड को बाहर जाना था, लेकिन उन्होंने अपना कैंसिल कर दिया, और पहले हमने चेकअप कराया सेम डे, नेक्स्ट डे, और शाम तक तो हमें पता ही चल गया था। तो आपको ये कैसे आइडिया लगा कि ये कैंसर भी हो सकता है? मतलब फिर आपने उसे एक्चुअल में वो लंप होता है एक छोटा सा, ठीक है। तो मुझे नहीं था। मुझे तो जब वो रिपोर्ट आई थी तब भी आने के टाइम पे भी लग रहा था कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या इंट्यूशन हुई होगी, क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट वो रात को बैठ के गूगल सर्च करने लग गए इसे पूरा।
तो उन्होंने कहा कि ना चेकअप तो करवा ही लेते हैं, चाहे कुछ ना हो तो भी चेकअप करा लेते हैं एक बार। तो वो चेकअप कराया तो यही निकला। एंड ड्यूरिंग मैम जब कीमोथेरेपीज होती हैं, क्योंकि एज यू सेड कि इसका तो ट्रीटमेंट ही बहुत ज़्यादा हॉरिबल है, और उस समय पर ना इंसान बिल्कुल ब्रेक हो जाता है, मतलब मेंटली। आपने जितनी चीज़ें बिल्ड की हैं, शायद समटाइम ऐसा भी लगता है कि मतलब इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा जब आप खुद ही अंदर से ठीक फील नहीं करते हो, अच्छा फील नहीं करते हो। तब सारी चीज़ें बेमायने लगती हैं। पैसा, प्रॉपर्टी, इससे लड़, उससे लड़, ये कर, वो कर, सब बेकार लगता है। ऐसे लगता है मतलब हमें कुछ लेके तो जाना ही नहीं है साथ, कब एक पल में क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता चलता। तो ये रियलाइज हमें इस मोमेंट पे, मतलब मेरी लाइफ में इस बीमारी के बाद बहुत चेंज आया है। ओके। मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया। जैसे ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा। कोई बात नहीं, कुछ तो एटलीस्ट लोगों को देखकर लगे कि। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि अपने व्यूवर्स को कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, और मेरे पास मतलब पर्सनली भी कॉल्स आई, मैसेज आए कि ज़्यादातर मेरे बालों को देख के लोगों ने पूछा, और मेरे फेस को थोड़ा डाउन। ऑब्वियसली आप इतनी बड़ी बीमारी से निकलते हो तो फेस पे तो आ ही जाता है। तो क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे शो नहीं किया था कुछ भी, जिन लोगों को वैसे पता था ठीक है, पता था। तो लेकिन अब जब मैं आ ही गई हूँ सामने आपने क्वेश्चन उठा ही लिया, तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं अपनी बीमारी के साथ जूझ रही थी, और 1 साल तक मेरा ट्रीटमेंट चला, और उसके बाद अब मैं आप लोगों के सामने कम बैक। हाँ, मैं सोच ही रहा था इस चीज़ को लेके। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत मतलब सब लोगों ने मुझसे बहुत पूछा, जिनको मैं पर्सनली जानती थी मैंने सबको बताया भी, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो क्लाइंट्स मेरे पास आते थे, जो बच्चे थे उस टाइम पे जब मेरा स्टूडियो छोटा सा था, वो बच्चे जब आए और उनको पता चला, लिटरली वो मेरे गले से लग के रोए। मेरी इंटरनेशनल कॉल्स इतनी आई कि मैम कुछ है, आपको कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जो ब्लेसिंग्स है, ये जो प्यार है, पैसा तो जो कमाया सो कमाया, ये सबसे बड़ा धन है, राइट, जो मैंने कमाया। मतलब एक बच्चा, एक 25-30 साल का बच्चा आपके गले लग के रोए, मतलब मीनिंग रखता है ये। मतलब मैं ये बोलती थी, मैं रोने लगूंगी, प्लीज आप चुप हो जाओ। राइट, ऐसे होता है। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि कुछ नहीं है तो कुछ तो कमाया ना। सब बढ़िया। लेकिन अब यहाँ पर अभी हम लोग इतनी देर से, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपका पैशन था, कुछ लोग एज अ बिजनेस देखते हैं, मुझे लगता है आपके लिए तो पूरा आपका पैशन ही था। आपने तो एज अ बिजनेस चूज भी नहीं किया स्टार्टिंग में कि मुझे इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है। यूजुअली लोग जो काम करते हैं, मतलब हम इतनी देर से कि कहीं ना कहीं डिमोटिवेट तो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, आप कितनी भी कोशिश करें। तो इस आपके प्रोफेशन ने आपको कितना ज़्यादा हेल्प किया इस बीमारी के दौरान? बहुत हेल्प किया। इनफैक्ट कि मैं अपनी कीमो में भी स्टूडियो गई हूँ। इनफैक्ट मैंने ब्राइडल भी रेडी की है। ओके। मैं पूरे अपने ट्रीटमेंट के बीच में, सिर्फ मैं सर्जरी के बीच में नहीं गई, क्योंकि वो 1 महीना मैं नहीं निकल सकती थी, और बाकी मैं सारा ट्रीटमेंट, रेडिएशन के बीच में भी और उसमें भी, सब में मैं अपने स्टूडियो गई हूँ। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप जा सकते हो, तो आप काम करो अपना। जब तक बेड पे ये हालत ना हो जाए कि आपको बेड पे लेटना है, तब तक आप मत लेटो। जब आपको लगे कि अब तो बस लेटना ही लेटना है, तभी लेटना, नहीं तो बेड पे मत जाना। 4-5 दिन कीमो के बाद तो आप उठ ही नहीं सकते हो, बॉडी एकदम से बॉडी। हाँ, फिर उसके बाद जितनी आपके अंदर हिम्मत है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुश्किल है, देखो जब जिस पे गुजरती है उसे पता चलता है। उस टाइम पे बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन अगर मैं आज सोचूं ना तो सच मानना, मुझे ऐसा लगता है कि ना परमात्मा ने ऐसे पकड़ के मुझे ऐसे निकाल दिया। मुझे लगता है मुझे तो ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं।
लोग तो कितने कितने दुखी होते हैं। बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है आप शुरुआत से थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट एंड मैनिफेस्ट इन चीज़ों में भी आपका बिलीव रहा है ना, तो यू ऑलवेज मोटिवेट योर सेल्फ कि हाँ। बहुत बार जो है डिप्रेस हो जाते हैं, बंदा रोता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर अपने आप को संभालना पड़ता है। क्योंकि देखो मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमसे ज़्यादा हमारा परिवार परेशान हो जाता है। देखो हम तो लेटे हुए हैं, लेकिन असली परीक्षा उन लोगों की होती है। आप अपने समवंस को इतना दुखी नहीं देख सकते, और जो आपसे जितना ज़्यादा अटैच्ड होता है वो उतना ही ज़्यादा आपको वैसा देख के परेशान रहता है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी, इस बीमारी ने मुझे रिश्तों की पहचान करा दी। कौन अपना है, कौन पराया है, क्या रिश्ते हैं। बहुत अच्छे रिश्ते भी ख़त्म हो गए। बहुत कुछ सीखा मैंने इस बीमारी में। फिर इंसान थोड़ा सा ना खुद को अकेला आइसोलेट कर लेता है कि हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। बाहर के हों, अपने हों, मतलब मुझे किसी से कोई गिला शिकवा भी नहीं है, कोई और चीज़ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे अब अकेले रहना अच्छा लगता है। मैं अकेले अपने आप को एंजॉय कर सकती हूँ। मेरे साथ मेरे हस्बैंड होने चाहिए, मेरे बच्चे होने चाहिए, दैट्स इट। समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में आपके अपने कौन है, अपने कौन है। बाकी अब दिल ही नहीं करता, मन ही नहीं करता अंदर से। तो इस बीमारी ने बहुत कुछ सिखाया है। पैसे की इम्पोर्टेंस भी पता चली, और अपना पराया भी पता चला, और दुख सुख सब पता चले। अगर आप मैं अगर इस पूरी जर्नी की बात करूं, और आप कोई जो देख रहा है जो एक्चुअल में उस टफ टाइम से अभी गुजर रहा है, कैंसर जैसी बीमारी में है, एक वन वर्ड में अगर आप डिफाइन करो कि जिसने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट रखा या आपको बाहर निकलने में हेल्प किया, वो क्या था? कैसे थॉट्स आपको बैक टू बैक? आपको मैं तो थोड़ा और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई थी। हाँ, सिर्फ एक ऊपर वाला परमात्मा है, बस उसी को याद कर लो, उसी का हाथ पकड़ लो तो सब कुछ निकल जाएगा। ये नीचे वाले कुछ नहीं है, बस उसको याद करो, क्योंकि अगर लेके भी जाना है तो वहीं जाना है हमने। डर भी खत्म हो गया होगा आपका। मैं बहुत डरती थी पहले, मैं मरने से बहुत डरती थी। लेकिन मेरे को अब नहीं लगता डर। अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मतलब अब मुझे लगता है कि यही सत्य है, और किसी से कोई कंपटीशन नहीं है मेरा, किसी से कोई गिला नहीं है, किसी से कोई शिकवा नहीं है। मैंने सबको माफ़ कर दिया, और अब मुझे माफ़ कर दो, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अकेला ही रहना चाहती हूँ, और अकेला मैं इंजॉय करती हूँ अपने आप को। और एक मुझे एक मिली थी, मेरे हम कहीं गए हुए थे, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर था, लेकिन 15-16 साल हो चुके थे। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली, मुझे भी अच्छा लगा। कहते ये हमें बोनस मिला है। लाइफ हमारी वहाँ तक थी, उसके बाद जो अब हम जी रहे हैं, हम बोनस अपना जी रहे हैं। तो इस बोनस को खराब मत करना, एंजॉय करना इसे। क्योंकि अभी जो लोग हेल्दी घूम रहे हैं, या कभी इस सिचुएशन से उनके घर में कभी कोई गुजरा नहीं, ऐसा नहीं हुआ, उन्हें नहीं पता चलेगा। जब कोई इस सिचुएशन से गुजरता है तभी पता चलता है कि क्या होता है। बट पेनफुल है, लेकिन अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करोगे, अपने आप को थोड़ा ये सोचोगे कि हाँ, मुझे ये सब कुछ झेलना है, मुझे इससे बाहर निकलना है। इसीलिए मैं हमेशा, मतलब इफ़ आई रिकमेंड समथिंग, हमेशा सबको बोलता हूँ कि किसी न किसी क्रिएटिव काम में हर किसी को इन्वॉल्व होना चाहिए। क्योंकि कभी भी लाइफ में जब टफ टाइम आता है ना, तो आपके माइंड को एंगेज करने के लिए वो सबसे बड़ा आपका वेपन बनता है। क्योंकि जब भी मैं स्टूडियो जाती थी, कोई ब्राइडल की काउंसलिंग के लिए आ गया तो उससे बातें करी, इतनी देर टाइम ही नहीं पता चलता था। वरना आप बैक टू बैक वही थॉट्स आएंगे, फिर आप अपने आप को और ज़्यादा। एंड मैम, अब मैं आपसे, क्योंकि अब इतनी सारी चीज़ें चेंज हो गई, आपने पूरा टाइम, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक इंसान के लिए अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना, क्योंकि खास करके फीमेल्स तो सबसे ज़्यादा अपने इमोशंस को बहुत जल्दी आउट नहीं करती, अंदर ही अंदर उसको दबा के रखती हैं, कितना ज़्यादा ज़रूरी है, बाद में कितना बड़ा
रोल रहता है? इमोशंस को नहीं दबाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं एंजाइटी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो एंजाइटी डिप्रेशन तक पहुंचने से पहले ही अपने इमोशंस पर या तो आप स्पिरिचुअल तरीके से कंट्रोल करो अपने आप को, मतलब किसी भी तरीके से करो, बट इससे निकलो, क्योंकि ये फेज आगे बढ़ के आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन बन जाता है, उससे निकलना ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी आज के टाइम पे अगर हम क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब हमें लगता है कि इस टॉपिक पे हमें इतना ही डिस्कस करना चाहिए, एंड इसके अलावा मुझे ये जानना था कि जैसे अभी आपने मुझे स्किन से रिलेटेड ब्राइड्स के लिए इतनी सारी चीज़ें बताई, एक तो इतनी बड़ी किट होती है ना, मतलब मेकअप की, लेकिन अगर आपको कोई एक प्रोडक्ट चूज़ करना हो जो ब्राइड के लिए या किसी के लिए भी जो एक्चुअल में उन्हें रेगुलरली यूज़ करना चाहिए, तो आप कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करोगी अपनी अच्छी स्किन के लिए? देखो, एक प्रोडक्ट तो काम नहीं कर सकता, ओके सीधी सी बात है, ठीक है, वो भी लड़कियों के लिए या लेडीज़ के लिए। मैं कह दूँ एक प्रोडक्ट, तो लिपस्टिक लगाएंगी तो बाकी क्या होगा? आप ये बोलोगे थोड़ा सा सामान, ओके। उसमें देखो, अगर आपको हैवी बेस नहीं बनानी है अपनी, कि मेकअप विजिबल नहीं चाहिए, तो आप टिंट के साथ में प्ले कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वो थोड़ी सी कवरेज दे देता है आपकी, बस वो थोड़ी ही कवरेज देता है। उसके बाद आपको लिपस्टिक चाहिए, आपको आई शेडोज वगैरह नहीं लगानी तो भी काजल चाहिए, और ब्लशर लगाते हो तो ब्लशर भी चाहिए। बस 4-5 चीज़ों से भी मेकअप हो जाता है। ओके मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इतनी बड़ी किट चाहिए, आपके पास सिर्फ एक पैलेट छोटी सी हो और एक टिंट हो, एक ब्रश हो, उसी के साथ आप सब कुछ प्ले कर लोगे। इनफैक्ट कि उसी एक लिपस्टिक हो, बस आप उसी किट में से शेडो भी लगा लोगे, ब्लशर भी लगा लोगे, आईब्रो डिफाइन भी कर लोगे उसी एक किट से। फिर अगर उसमें लिपस्टिक का ऑप्शन होता है तो आप लिपस्टिक भी उससे लगा सकते हो, अदरवाइज लिपस्टिक्स तो बहुत होती हैं तो आप लिपस्टिक लगा सकते हो। बस 3-4 चीज़ें चाहिए। और आपको एक ऐसा कोई एंड में मिथ लगता हो ब्राइड्स को लेकर जो उनके माइंड में सबसे ज़्यादा रहता है, आपको लगता हो कि ये तो सबसे बड़ा मिथ है? होता है ना, कुछ एक इमेजिनेशन बना के रखते हैं लोग अपने दिमाग में कि ऐसा मेकअप चाहिए पर्टिकुलर कोई एक चीज़। देखो, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि ब्राइड्स ये सोचती हैं कि हम बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, स्ट्रेच, बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा, ग्लास स्किन हो जाएगी हमारी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी, चाहे जैसा मर्जी मुँह हो। तो वो नहीं हो सकता। तो वो अगर जो ब्राइड्स ये माइंड में रख के आती हैं कि भाई बिल्कुल स्मूथ फेस हो जाएगा हमारा और टेक्सचर स्किन है, अगर टेक्सचर स्किन नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो हो जाएगा। लेकिन जिनके फेस खराब होते हैं उनकी एक्सेप्टेशन ज़्यादा होती हैं, उनको ज़्यादा क्लियर चाहिए होता है। तो वो एक बड़ी बात है। और उनको ये समझना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा मिथ है कि मेकअप से पूरा फेस क्लीन हो जाता है, टेक्सचर नहीं दिखता। ओके, ये सबसे बड़ा मिथ है। बॉडी का फेस का जो टेक्सचर है वो दिखेगा, वो दिखता है। आप एक्टर्स के भी देख लो, करीना कपूर का देखो आप, या फिर सारी एक्टर्स का देख सकते हो। इनफैक्ट के आप माधुरी दीक्षित का देखो, अभी मतलब उनकी एज भी 50 शायद 55 के अराउंड है, लेकिन जब वो मेकअप करती हैं दूर से देखो आप, अच्छी लगती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्लोजअप आता है तो आप देखो टेक्सचर दिखता है, फाइन लाइंस दिखती हैं, वो एक एज पता चलती है। तब कि ये लोग क्या नहीं कराते होंगे, बोटॉक्स से लेके फिलर से लेके सभी कुछ, थ्रेड वगैरह सब कुछ कराते होंगे। अच्छा, बोटॉक्स पे अगर हम जैसे थोड़ा सा बात करें, बोटॉक्स एंड फिलर्स को लेके, अभी आपने आई थिंक अब तो शायद आप सोशल मीडिया इतना यूज़ नहीं करती, लेकिन मोनी रॉय का केस अभी बहुत वायरल हुआ था, उसका फोरहेड एकदम से अलग ही दिख रहा था। बोटॉक्स को लेके, फिलर्स को लेके एक बहुत ट्रेंड भी चल गया है, बहुत ट्रेंड चल गया है। वो उर्फी जावेद का आपने देखा होगा, उसने लिप का अपना किया था, तो वो कितना गंदा उसका फेस हो गया था, बहुत वो हो गए थे। लिप फिलर्स बहुत लोग कराते हैं, मतलब अब तो ट्रेंड में आ गया, नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी लिप फिलर कराता है, ठीक है। सबको तो नहीं इफेक्ट होता है ऐसा सबके साथ तो नहीं होता, लेकिन वंस इन अ वाइल किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम कभी हो ही जाती है, तो इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए लोगों को वैसे? व्हाट इज योर ओपिनियन? आप अपनी पर्सनल ओपिनियन दो, और ऐसे लोगों को जो आप अपने पर्सनल लोगों को देना चाहते हो। मेरे हिसाब से कुछ नहीं कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। हमें भगवान ने जो कुछ दिया है
ठीक है, उसी को ही संभाल के रखो। क्यों इतने दुख उठाने हैं? क्या लाइफ में और दुख कम है? इंजेक्शन लगवाओ, ये करो, वो करो। कितने दिन आप अपनी उम्र को छुपा लोगे? कितने दिन, कितने महीने, कितने साल? कोई नहीं छुपा सकता उसे। हाँ, मैं ये नहीं कह रही आप ऐसे ही छोड़ दो, उसे मेंटेन करो। आप बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिनके साथ आप अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हो, वैसे रखो आप अपनी स्किन का ध्यान। मतलब ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बाकी सब कराओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसने जो कराना है, ये कभी सोचोगे भाई मैं मना कर रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। ये मेरी ओपिनियन है कि मैं कुछ नहीं, मैं अपने आप को दुख नहीं दे सकती, अपने शरीर को दुख नहीं दे सकती, लेकिन भगवान ने कहा दुख तो तुझे आना ही है। तो दुख तो आया, लेकिन जो एज है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर एज को एंजॉय करो। राइट। उसे हम कितना पीछे 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 लेके जा सकते हैं। और बॉडी आपको अंदर से तो फील होगा ना वो चीज़, आप चलो करा भी लोगे। ये मुझे भी ऐसा पर्सनली लगता है। एंड अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हो तो एक आपकी जो एज है आपको उतना तो दिखेगा ही दिखेगा, उतना ही फील होगा। बाकी वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है। जैसे एक्ट्रेस हैं, वो तो अपनी बॉडी और फेस का ही भाई उनका तो बिजनेस ही वही है, उनके लिए तो बनता है। तो बस यही है, जिनका जो काम है, जिस हिसाब से जो जिसका बनता है वो करवाते हैं अपने अपने हिसाब से। राइट। लेकिन मैंने तो बहुत सारी हाउसवाइफ भी देखी हैं, पीलिंग भी कराती हैं, तो बोटॉक्स भी कराती हैं, वो थ्रेड वाला, वो खींचने वाला होता है, वो भी कराती हैं, सब कुछ कराती हैं। अच्छा मैम, आइस क्यूब फेस पर यूज़ करने का फ़ायदा होता है फेस में? मतलब क्या चेंज देखने को मिलता है? फेस पे थोड़ा टाइटनिंग इफेक्ट आ जाता है, कूलिंग हो जाती है, जो अंदर की हीट होती है वो कम हो जाती है। ओके। किस तरीके से आइस क्यूब फेस पर यूज़ करना चाहिए? सही तरीका क्या है? डायरेक्ट तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। कई लोग डायरेक्ट भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं टिश्यू पेपर में रख के, जो डिस्पोजेबल वाले होते हैं, और उसके बाद आइसिंग करती हूँ। ओके, फेस पर डायरेक्ट नहीं करती। हफ्ते में कितनी बार कर सकते हैं? कर सकते हैं 2-3 बार, कोई हफ्ते में 2-3 बार कर हाँ, सकते हैं आराम से। तो आपको धीरे धीरे जो है, मतलब जो आपका नॉर्मल किसी के ये आने लगता है, इस चीज़ पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हाँ। वैसे अब तक आप मतलब कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी होंगी? ट्रेंड कितने स्टूडेंट्स को आप अब तक कर चुकी हो एकेडमी में? हाँ, 1000 से ऊपर स्टूडेंट्स में निकाल चुकी हूँ। 1000 से ऊपर? 1000 से ऊपर। मतलब कोई पर्टिकुलर ऐसे वाली कोई गिनती नहीं है मेरे पास, एक रफली मैं आइडिया बता रही हूँ आपको। लेकिन मैम आज के टाइम पर, क्योंकि एज एन मेकअप आर्टिस्ट और सोशल मीडिया का टाइम है, फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा, अब लोगों के पास ऑप्शंस भी अच्छे हैं, मतलब अपने आप को प्रमोट करने के। मैं अगर आप कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बताना चाहें कि आज के टाइम पे एज अ करियर ऑप्शन भी लोगों को ये चूज़ कर सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट फील्ड कैसा है या नहीं? मेकअप आर्टिस्ट फील्ड बहुत अच्छा है, करने के लिए बहुत कुछ है। ओके। बट मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होगा, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब आप ये सोचो कि आप 1 महीने का कोर्स करके और रुबीना मैम जैसा मेकअप कर लो, कैसे पॉसिबल है? आपको सब कुछ आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस तो आपने करनी है। एटलीस्ट 25 साल नहीं तो कम से कम 25 महीने तो कर लो। उसके बाद आप कहीं पर वो करो कि भाई मुझे इस जैसा उस जैसा। स्टार्टिंग में ही बच्चे सोचने लग जाते हैं कि बस हमने सीख लिया और बस अब हमने कमाने लग गए हम खूब। नहीं, आपको पहले इन्वेस्टमेंट करनी होगी, मॉडल्स करनी होंगी, मॉडल्स पे पैसा खर्च करना होगा, ज्वेलरी पे, ड्रेस पे, अपने पोर्टफोलियो शूट करो, अपनी मॉडल्स के इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाओ, उस पे आप डालो इसको, फ़ोटोज़ को, उन्हें बूस्ट करो, जो भी कुछ है, जो प्रोसीजर है आप वो सारा करो। उसके बाद देखो फिर लोग आपको धीरे धीरे करके आपको फ़ोन करेंगे, फिर आपको 1 बुकिंग मिलेगी, 2 मिलेगी, 4 मिलेगी, धीरे धीरे होगा। जितना आपके हाथ से काम निकलता जाएगा उतना ही आपका काम अच्छा होता जाएगा। आप देखोगे, अगर आज आप मेकअप कर रहे हो, 3 साल बाद आप मेकअप कर रहे हो, आपको 3 साल पहले वाला मेकअप लगेगा ये मैंने ही किया था, ये तो अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। लेकिन आप क्योंकि और लोगों के भी जब वीडियोस देखते हो ट्रेनिंग वाले, आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको देख के सबसे ज़्यादा हंसी आती है कि ये क्या मतलब पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से? क्योंकि बच्चों को नहीं समझ में आता। मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पे जहाँ पर उन्हें ज़्यादा थोड़ा सा फैंसी सेटअप दिखता है, जहाँ उनको ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं और जाते हैं, कोर्सेस करते हैं, बट उनके पास उसके बाद कोई प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं होती
क्लाइंट्स कैसे लें, जो की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद बच्चों का यही रोना होता है। हाँ, उसके चाहे वो किसी बहुत बड़ी एकेडमी से कर ले, चाहे वो छोटी से कर ले, चाहे जैसे मर्जी कर ले, तो उन्हें प्रैक्टिकल एडवाइस ये नहीं होती कि अब अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें, क्योंकि उन्होंने वहां मेकअप तो सीख लिया और आपको जो उसका यूटिलाइजेशन है वो तो काम मिलने के बाद होना है। तो आप इस चीज को कैसे देखती हो? जिन लोगों को आपने ट्रेंड किया, आप उनको साथ में ये भी बताती हो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना बिल्कुल है, क्लाइंट कैसे आएंगे, ये सारी चीजें, आपको अपनी पर्सनल ग्रूमिंग कैसे रखनी है, आपको बिजनेस कैसे आप किस तरीके से कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, फ्रीलांस कर सकते हो, आप पार्ट टाइम के आपको कोई बुलाता है तो आप इतनी देर के लिए जाके मेकअप करके आ जाओ, किसी अपने उसे टाई अप कर लो पास वाले अपने स्टूडियो से। देखो ये चीज़ ऐसी है कि लेडीज़ के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो पूरा दिन मान लो 10 से 8 की जॉब नहीं भी कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर महीने में वो 3 ब्राइडल भी कर लेते हैं, सीजन पे 4 ब्राइडल भी कर लेते हैं, तो इतना तो वो अर्न कर लेते हैं। तो आप कोई ऐसी अगर प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहें कि जिन्होंने कहीं से भी कोर्स कर रखा है लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्लाइंट्स कैसे आए, तो उन्हें ऐसे कौन से 3 या 4 स्टेप्स लेनी चाहिए जिसके बाद से उनकी जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाए? हाँ देखो, उन्हें सबसे पहला काम ये करना है, अपना एक इंस्टाग्राम पेज बनाना है। ठीक है, क्योंकि हमें अपना कहीं तो काम दिखाना होगा ना, तो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक जहाँ भी हो, आपको अपना पहले एक पेज बनाना है। उस पेज को बनाने के बाद फिर आपने जो काम कर रहे हो सीखते सीखते थोड़ा थोड़ा वो डालने की कोशिश करो। उसके बाद धीरे धीरे आप मॉडल्स करो। मॉडल्स करोगे उसमें आप डिफरेंट कम से कम आप 4-5 कंटेंट तो निकाल ही लेते हो अगर एक मॉडल करते हो तो उसमें से, ठीक है। अगर आप ऑल्टरनेट डेज भी डालोगे तो 3, 4, 5, 6 जो भी आपने निकाली होंगी वो धीरे धीरे आप डालते रहो, तब तक आप दूसरी मॉडल करो, ठीक है। कुछ नहीं है, घर पे कोई है, आईज का कोई क्रिएटिव आई मेकअप करो और सिर्फ उसे डाल दो और उसका ट्यूटोरियल टाइप बना दो कि भाई कैसे कैसे किया, बस इतना बताना है आपने कैसे कैसे किया, करते हुए दिखाते जाओ और बोलते जाओ। मतलब ये नहीं है कि आपको हर बारी मॉडल ही चाहिए। लिपस्टिक का एक दिन आप लिपस्टिक का ट्यूटोरियल दे दो, ठीक है ना। तो इस तरह करके आप धीरे धीरे जब चीज़ें डालते रहोगे, फिर कभी प्रोडक्ट के बारे में डाल दो कि आजकल मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट। देखो आजकल तो मैं देख रही हूँ कि रील सब सेम है, सबने बताना है कि भाई नार्स के 3 शेड हैं, गोबी, पंजाब, बार्सिलोना। ओके, ये 3 शेड हैं। आप जितनी बार खोलोगे ना, हर आर्टिस्ट यही बोलता हुआ दिखेगा आपको कि बस ये 3 शेड नार्स के यूज़ कर लो। सबकी रील्स एक सी बन रही हैं, सबकी रील्स एक सी बन रही हैं प्रोडक्ट को बताने की। लेकिन मेरा कहना ये, प्रोडक्ट को बताने का क्या फ़ायदा अगर उसकी एप्लीकेशन आपको सही से करनी ना आए तो। आपको एप्लीकेशन भी तो करनी आनी चाहिए ना। जब आप अच्छी एप्लीकेशन करोगे तभी तो उन चीज़ों का फ़ायदा है। वो 3 नाम उठा के आप 3 बॉटल्स ले आते हो, उसकी नॉलेज आपको होती नहीं है, राइट, है ना। तो उसके लिए आपको किसी ना किसी एकेडमी के साथ में अच्छे से अपनी अच्छी एकेडमी के साथ में जहाँ अच्छी नॉलेज दी जाती है, थियोरेटिकल पार्ट भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाता है, आपको उस एकेडमी में ज्वाइन करना चाहिए और उसके बाद फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि अब तो आपका बहुत अच्छा नंबर है, 3 लाख के आसपास ऑलमोस्ट सोशल मीडिया पे। आपको इंस्टाग्राम ने कितना ज़्यादा बिजनेस पर्सपेक्टिव से हेल्प किया? क्या आपको बूस्ट मिला एकदम से देखने को? ऐसा ना हो इंस्टाग्राम वाले मुझे बाहर ही निकाल दें। ये तो अच्छी बात है, लोग आपको देख के स्टार्ट कर रहे हैं। आपको देख के पता नहीं कितने लोगों ने शुरू भी किया होगा। इंस्टाग्राम, देखो सोशल मीडिया का टाइम है। आज के टाइम में सोशल मीडिया से बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, राइट। तो आप बहुत कुछ अपने आप को शो कर सकते हो, अपने आप को दिखा सकते हो और बहुत कुछ अपने आप को अचीव कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल मीडिया, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था वो माउथ टू माउथ हुआ था। उस टाइम पे सोशल मीडिया था ही नहीं, और जो उस टाइम का माउथ टू माउथ था मैं उसे आज तक भी कैश कर रही हूँ, राइट, ठीक है। और उसके बाद सोशल मीडिया आया, तो सोशल मीडिया ने भी ठीक है, टिकटॉक ने बहुत फेमस किया था हमें। अच्छा। टिकटॉक था, टिकटॉक में खुशी उस टाइम पे टिकटॉक की एक टॉप सी इन्फ्लुएंसर थी, और उसका हस्बैंड भी था और 1-2 और थी। तो मैंने अपना रेडिसन ब्लू में द्वारका में अपना सेमिनार रखा था, वर्कशॉप रखी थी। ओके। तो कम से कम
25-30 स्टूडेंट्स आए थे, बाहर के भी आए थे स्टूडेंट्स, और ब्राइडल कंपटीशन रखा था उसी में ही। बाहर से भी एनरोल कर सकते थे और जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो भी एनरोल कर सकते थे। प्रॉपर बहुत अच्छा वो किया था मैंने उसमें, तो तब उन्हें मैंने बुलाया था, उनके ऊपर मेकअप किए थे। ओके। हाँ, तो उस टाइम पे सब बड़ा कॉल करके पूछते थे खुशी का नंबर दे दो, खुशी का नंबर दे दो। अरे हम कहाँ से दें खुशी का नंबर। तो मतलब अच्छा था। अब आप करते हो वर्कशॉप में? हाँ, भी लास्ट मैंने की थी, एक IMA है यहाँ जनकपुरी में, वहाँ की थी मैंने 2 साल पहले। ओके, ठीक है। अब 1 साल से तो मैं अपने ही उसमें हूँ। तो अब है आपका प्लान आगे वर्कशॉप्स करने? अब मेरी एकेडमी मार्च से प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें मैं फुल टाइम अवेलेबल रहूँगी और बहुत रिजनेबल रेट के कोर्स निकालूंगी, क्योंकि मेरा एकेडमी पे ही फोकस है। ओके। मैं मतलब मेरा जो ड्रीम था, अब मैं उसी ड्रीम को, मेरा ब्राइडल वाला ड्रीम तो चल ही रहा है, वो तो चल ही रहा है, आपने वो तो अब भी चल रहा कर ली। लेकिन मेरी जो एकेडमी वाला ड्रीम है, अब उसे पूरा करने का टाइम है। तो अगर किसी को आपकी वर्कशॉप ज्वाइन करनी हो, पहली चीज तो वो कैसे कर सकता है? दूसरा, आप उस वर्कशॉप में क्या क्या सिखाओगे बेसिकली? देखो, वर्कशॉप जो होती है वो 1 डे की होती है। ठीक है। उसमें आप 2 लुक दिखा सकते हो, या बहुत ज्यादा है तो 3 लुक्स, इससे ज्यादा नहीं दिखा पाते आप। ठीक है। और इससे ज्यादा आप फिर बात भी नहीं कर पाते हो। तो मुझे लगता है 2 लुक्स काफी होती हैं, अगर आपको डिटेलिंग में समझाना भी हो और मेकअप साथ में करना भी हो। ठीक है। तो 2 लुक्स होती हैं। उन लुक्स में हम प्रोडक्ट की नॉलेज भी अच्छे से देते हैं, कि हम आजकल जो इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रहे हैं, हम उनका भी उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं उसके साथ में, प्लस उनको पूरी लुक करके दिखाते हैं। ओके। और मिनिमम चार्जेस क्या रहते हैं वैसे एक वर्कशॉप के? अगर आप वर्कशॉप के चार्जेस 5000 अराउंड तो होता ही है। ओके। ठीक है। और कई बार मैंने बहुत कम में भी किया है, 2500 में भी किया है, 1000 में भी किया है, एक बार फ्री भी किया था, और बाहर भी किए हैं मैंने सेमिनार। ऑनलाइन वर्कशॉप पॉसिबल है वैसे? मैंने ऑनलाइन कभी भी नहीं दिया। वैसे पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। ओके। शायद अब शुरू कर दूंगी। ऑनलाइन क्यों नहीं किया आपने अब तक? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं ज्यादा अच्छे सामने बच्चे बैठे होंगे तब मैं समझा सकती हूँ। Okay. मैं तब एक्सप्रेशंस उनके भी देख सकती हूँ, अपने भी दिखा सकती हूँ। तो मुझे लगता था ऑनलाइन से कोई नहीं सीख पाएगा, बड़ा मुश्किल होता है ऑनलाइन सीखना। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि बच्चे खुद ही कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास दे दो। ओके। ऑनलाइन क्लास लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो हम भी देके देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा। नहीं, अच्छा आएगा। एंड ऑनलाइन अगर मतलब क्या रिजल्ट, जैसे आपको क्या डिफरेंस लगता है कि जो आप ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छे से सिखा सकती हो और ऑनलाइन आपको थोड़ा सा? मैं ऑफलाइन में एंजॉय करती हूँ। ओके, यू लव टू इंटरेक्ट विद द पीपल, दिस इज द रीजन। राइट। आप मुझे बताइए कि अब जो आपके नए बैच आने वाले हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट के जो लोग बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं? अब हम अपना नया बैच मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। और उसमें प्रोडक्ट्स बच्चों को प्रैक्टिस के लिए हम देंगे। बच्चों को लेकर नहीं आना कोई भी प्रोडक्ट। हाँ, उन्होंने अपनी वैनिटी खुद तैयार करनी होगी, तो वो हम गाइड कर देंगे कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स अपनी वैनिटी में रख सकते हो, क्योंकि उन्हें भी प्रैक्टिस करनी होगी फिर घर पे। तो वैनिटी तो वो बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो वो उनकी मर्जी है। बाकी सारा प्रोडक्ट हमें स्टूडेंट्स को मेकअप का यहीं से मिलेगा। तो इस बार के मैम न्यू बैचेस में आप क्या न्यू करने वाले हो? क्या नई चीज़ आप बच्चों को देने वाले हो? नई चीज़ तो कुछ भी नहीं है तो सब कुछ पुराना। मैं 1-to-1 स्टूडेंट्स को देखती हूँ। ओके। और जो मेरे ट्रेनर हैं वो हर टाइम वहाँ पे खड़े रहते हैं। ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि वीक में मैंने एक डेमो दी, उस डेमो की वो प्रैक्टिस करते हैं। तो उसमें वो जो मेरे खुद के आर्टिस्ट हैं वो पूरा टाइम वहाँ पर खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है, इनफैक्ट कि हाथ पकड़ के ब्रशेस चलवाते हैं कि आपको ब्रश नहीं भी चलाना रहा। अभी पीछे मेरी एक स्टूडेंट थी जिसका मतलब हाथ कांपते थे। अब वो किसने कांपते थे पता नहीं, पेरेंट्स ने भी कहा बहुत कांपते थे, तो ये कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो सिर्फ 1 वीक के अंदर अंदर उसका हाथ कांपना बंद हो गया, क्योंकि ये होता था लाइनर लगाएगी तो फिर हाथ तो नहीं कांपे। लेकिन हमने उसे इतनी प्रैक्टिस कराई, हाथ पकड़ के इतनी प्रैक्टिस कराई है कि उसका हाथ जो है हिलना ही बंद हो गया।
तो हमारे यहाँ 1-to-1 सब बच्चों को देखा जाता है। ये नहीं है कि उसे अवॉइड कर देंगे, इसे अवॉइड कर देंगे या क्लास खाली रहती है। जैसे ही बच्चे आते हैं कोई फालतू बात नहीं होती, क्लास चालू हो जाती है, सब अपना अपना सामान लगाओ और काम शुरू करो। एंड मैम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, और आई थिंक बच्चे भी आजकल देखते हैं कि बहुत महंगी महंगी जगहों से भी करते हैं और नॉर्मल, लेकिन उन्हें आफ्टर कोर्स कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करा पाता। उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं स्टक एंड अकेला ही फील करते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता तो क्लाइंट कहाँ से आएंगे और अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें, अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करें। उस चीज़ में आप उनको कैसे हेल्प करते हो? आफ्टर कोर्स क्या सपोर्ट रहता है? देखो, आफ्टर कोर्स मेरी एक डाउट सेशन होता है, डाउट क्लास होती है, जिसमें मैं सोशल मीडिया पे भी बात करती हूँ। वैसे तो आजकल बच्चे इतने एडवांस हैं, उन्हें पहले ही पता होता है कि इंस्टा का पेज कैसे बनाना है, क्या करना है, लेकिन फिर भी हम एक क्लास रखते हैं जिसमें सोशल मीडिया का हम ये पेज वगैरह के बारे में बच्चों को बताते हैं, और आप कौन कौन से ग्रुप में एड ऑन हो सकते हो, ऐड कर सकते हो, आप उन ग्रुप्स को में ऐड हो जाओ, ठीक है। और प्लस आप फ्रीलांस किस तरीके से काम ले सकते हो, किस तरह से आप अपना खुद की फ्रीलांसिंग कर सकते हो, या फिर अपने घर में ही रह के कैसे आप छोटा सा सेटअप लगा के काम कर सकते हो अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो ये सारी चीज़ों के मैं एक सेशन देती हूँ, और पूरा सब कुछ उसमें क्लियर करते हैं हम लोग। और लाइट वगैरह के बारे में पूरा बताते हैं, किस तरह से फ़ोटो शूट करना चाहिए, किस तरह फ़ोटो लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं, एवरेज मतलब कि, तो इसका जो प्राइस रेंज है वो बिटवीन कितना रहता होगा, समवेयर अराउंड लगभग? देखो, पहले तो बहुत ज़्यादा हायर था, ओके ठीक है, लेकिन अब कंपटीशन बहुत बहुत टफ होता जा रहा है, ठीक है। लोग मेरे हिसाब से फ्री में भी सिखा देंगे शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। अब तो चैट जीपीटी एक्चुअली बहुत सारी चीजें कर रहा है, तो शायद फ्री में ना सिखाने लग जाए। तो मतलब आप ये सोच सकते हो कि 30-50 के बीच में आपका कोर्स हो जाता है, 30 से 50 के बीच में। लेकिन जो आपकी फ्री सिखाने वाली बात पे, उस पर मुझे मैम पर्टिकुलर ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन अभी से नहीं, हमेशा से अवेलेबल थी फ्री में। उसके बाद भी लोग कोचिंग्स में या सीखने जाते थे क्योंकि वहाँ उनको थोड़ा सा ह्यूमन टच मिलता था और प्रैक्टिकली। और व्हेन पीपल आर मतलब जब लोग कुछ इन्वेस्ट करते हैं ना किसी चीज़ में, तो उसको थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। वरना आज की डेट में मुझे लगता है कि यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ ट्यूटोरियल्स होंगे इन एवरी सिंगल थिंग, मतलब आप कुछ भी सीख सकते हो। उसके बाद भी आज के टाइम पर लोग डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, उसके कोर्सेज लोगों के सेल हो रहे हैं। तो सेल तभी हो रहे हैं जब लोग खरीद रहे हैं, उनको परचेज कर रहे हैं। अगर कोई नहीं लेगा, सब फ्री में सीखना शुरू कर देंगे तो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। और पहले ट्यूटोरियल, मैं भी यूट्यूब पर मेरा भी पूरे ट्यूटोरियल डालती थी पहले। अगर कोई मेरे पेज जो फॉलो करते होंगे, यूट्यूब फॉलो करते होंगे, उन्होंने देखा होगा पूरा ट्यूटोरियल। अब ट्यूटोरियल पूरा तो नहीं डालती, बट मैं लुक्स डालती हूँ। ओके। लेकिन जब एकेडमी का मैं प्रॉपरली स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसमें फिर मैं ट्यूटोरियल डालने स्टार्ट करूँगी, तो अब आज को बेनिफिट होगा। तो अब आज के इस कॉन्वर्सेशन को आप कैसे एंड करना चाहोगे? मुझे सच में मज़ा आया बहुत बात करके, मेरी पर्सनल क्लास भी हो गई थोड़ी सी। नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आज के कॉन्वर्सेशन में बेस्ट चीज़ क्या लगी आपको? पुरानी यादें ताज़ा कर दी आपने। तो फिर आगे भी कर सकते हैं ऐसे, और भी नहीं ज़्यादा बिल्कुल यादें ताज़े हो जाएंगी। एंड आज के एपिसोड में आपको जो भी चीज़ बहुत अच्छी लगी हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का ये एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल था। हमने हर उस सेगमेंट पे बात की कि कैसे एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमने बात की कि ब्राइड्स जो इतना ज़्यादा बिफोर वेडिंग उनके दिमाग में एक प्रेशर रहता है, टेंशन रहती है, वो कैसे अपने आप को मैनेज कर सकती हैं, मेंटेन कर सकती हैं। वेट लॉस पर हमने बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा बात की कि कैसे कौन से इफेक्टिव तरीके हो सकते हैं जिससे आप अपना वेट लॉस 1 महीने में 3 से 5 किलो के आसपास कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में आपको जो भी पार्ट अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में अगर आपको लगता हो कि हमें आगे कुछ ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस पूछने चाहिए, तो आप हमें वो भी लिखकर भेज सकते हैं। डेफिनेटली वी विल ट्राई टू कवर दैट। Thank you so much.